गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपने लास्ट या कह लीजिए सबसे लंबे एक्ट के साथ, जहां बात करे जाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। मैं शुरू करा दूंगा भाई, मुझे भी पता है सिलेबस है, मैं नहीं करना। हाँ बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ। अगर आपके एग्जाम की वेटेज की बात करें तो एग्जाम के अंदर टोटल 32 मार्क्स की वेटेज रखता है। द लॉन्गेस्ट एक्ट। अक्सर सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान यही एक्ट करता है क्योंकि पेपर के टाइम पूरा नहीं होता है। तो पहले मैं ये करा रहा हूँ इसमें ताकि आपको सफिशिएंट टाइम उसको कंप्लीट करने का। पेपर के अंदर आपके पास बड़ा 5 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। 5 भी तब अगर इसी वेटेज में रहेंगे, ज्यादातर 5 से ज्यादा आते हैं क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होकर आता है अक्सर। तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। कि जनरली पेपर के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन हो जाते हैं पेपर के अंदर जब इनको ये तोड़ लेते हैं आपस में। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन है, 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे और 6-6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। टोटल आपके पास 32 मार्क्स की वेटेज है इसके एग्जाम के अंदर। थ्योरी क्वेश्चन जनरली 18 मार्क्स के रहते हैं। ये जो 6-6 वाले हैं अगर ये 3-3 में तोड़े भी गए तो भी 18 मार्क्स थ्योरी के रहेंगे आपके और अराउंड 14 मार्क्स इसके अंदर केस स्टडीज के रहेंगे। सिलेबस की बात करें मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ वेरी लेंथी एक्ट। इसको अगर मैं डिवीजन करूं इसका सिलेबस का तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा टोटल 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो टोटल इसके अंदर 4 टुकड़े हैं, जिसमें से आज की डेट में 2 टुकड़े बच गए हैं बेटा। 2 टुकड़े हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि एक का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया है, एक का पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया है। तो अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 से लेकर 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, सारे एसेंशियल्स डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। देन एक 76 से 123 का पार्ट होता था जिसे रिपील करके इन्होंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया, ये हमने कवर कर लिया। देन तीसरा हमारे पास आता है इसके अंदर स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो 124 से लेकर 238 तक कवर्ड है। इसके अंदर टोटल हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं जो हमने कवर करने होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। तो 124 से लेकर 238 टोटल 3 चैप्टर्स हैं, इनको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम देते हैं। एंड देन एक चौथा पार्ट हुआ करता था, दैट वाज इंडियन आपका 239 से लेकर 266, जिसे अगेन काटकर पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया है। तो आज की डेट में फिर 2 पार्ट हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1 से 75 तक और एक स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 124 से लेकर 238 तक। दोनों हमारा फाउंडेशन के कोर्स का पार्ट है। तो एक तरह से कह लीजिए जो अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी कि जो बचे हुए प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1 से 75 और 124 से लेकर 238, वो बेसिकली आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस है आपके पास। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। बात करें बेटा सेक्शन 1 की, जस्ट लाइक एनी अदर एक्ट इसके अंदर आपको 3 बातें मिलेंगी, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। एक तरह से इंट्रोडक्शन वाली बात है, कुछ पूछे जाने वाली बात नहीं है। सेक्शन 1 में वो हमें कहते हैं जी द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। एंड इसकी जो डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स थी बेटा वो 1 सितंबर 1872 थी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पूरा यहाँ कवर करा दिया। कि अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पूरा के पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई करता है। एक टाइम था जब स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं करता था, अब ऐसी सिचुएशन नहीं रही। देन अगर आप बात करें तो 1 सितंबर 1872 को इंडिया में फोर्स आया था। वो जो बात मैंने आपको समझाई कि इसको टोटल हमने अब फिलहाल जो बचे हुआ प्रोविजन है 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है 1 से 75 तक, एंड देन कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जो 124 से लेकर 238 तक आपके इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। देन पुराना हिस्ट्री कि 1930 के अंदर 76 से लेकर 123 वाले जो कॉन्सेक्शंस थे इनको सेल्स ऑफ गुड्स पे बना दिया गया। ऐसी 239 से लेकर 266 वाले जो सेक्शन थे इनको 1932 के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया। देन अगर हम आए बेटा सेक्शन 2 के ऊपर तो सेक्शन 2 हमारा बात करता है जस्ट लाइक एनी अदर एक्ट डेफिनेशंस के बारे में। और आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 2 क्लॉज ए से लेकर 2 क्लॉज जे तक टोटल 10 डेफिनेशंस है। 10 के 10 डेफिनेशंस हमने कवर करनी है, लेकिन फिलहाल मैं भी सिर्फ उसकी मेन डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग विद 2 क्लॉज एच। 2 क्लॉज एच की बात करें, 2 क्लॉज एच बेटा कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखेंगे 2 क्लॉज एच में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और यहां से बेटा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के 2 हिस्से बन जाते हैं कि अगर मैं 2 क्लॉज एच के टुकड़े कर दूं तो कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है और उस एग्रीमेंट की इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना जरूरी है। और यही बेसिकली 1 से बेटा 75 टोटल है। जो आपकी बात करें तो वो ये एग्रीमेंट और ये इनफोर्सेबिलिटी कैसे आती है इसी पे पूरा फोकस कर रहा है स्टार्टिंग वाला जो जनरल प्रिंसिपल्स है। बात करें एग्रीमेंट की, हमने कहा जी जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट बेसिकली एक प्रॉमिस होता है। और एग्रीमेंट बेसिकली एक प्रॉमिस होता है, ये बात बताता है बेटा 2 क्लॉज ई। 2 क्लॉज ई में एग्रीमेंट डिफाइंड है और वो कहता है एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। और जब आप पूछते हो प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस उन्होंने कहा है जी एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो बेसिकली जो आपकी एग्रीमेंट तक आने की चेन है वो क्या है कि एक ऑफर होता है,
उस ऑफर को सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। जैसे ही कोई ऑफर एक्सेप्ट होता है इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और सारे के सारे प्रॉमिस क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। तो इसको अगर मैं सेक्शन वाइज चेन में बनाऊं तो 2 क्लॉज ए में हमारे पास ऑफर होता है, 2 क्लॉज बी में उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है, 2 क्लॉज बी ही बताता है कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। तो 2 क्लॉज बी में दो डेफिनेशन है, एक एक्सेप्टेंस की, एक प्रॉमिस की। तो उन्होंने कहा जी ऑफर को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस होने पर बनेगा प्रॉमिस, और सारे प्रॉमिस क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जब तक उस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं आएगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। और यहां से बेटा फिर बात आती है कि ये एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कैसे आती है। जब आप कहते हैं जी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कैसे आती है, बेटा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आती है सेक्शन 10 से। तो बेसिक जो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहते हैं ना, मेन जान है जिस सेक्शन में, जिसको आगे लगभग 30 सेक्शन 40 सेक्शन डिफाइन किए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, वो है सेक्शन 10, जो ये कहता है जी एक बार आपने एग्रीमेंट बना लिया, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट पिक्चर में आ गया, इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक ले जाने के लिए आपको 5 एसेंशियल्स इसके अंदर ढूंढने पड़ेंगे। अब वो क्या है, वो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है जी, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared to be void। तो अगर एक एग्रीमेंट ये 5 बातें पूरी करता है, उसकी जो पार्टीज हैं वो फ्री कंसेंट से आपस में एग्रीमेंट में एंटर कर रही हैं, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट है, एक लॉफुल कंसिडरेशन है, एक लॉफुल पर्पस के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए एंटर किया जा रहा है, और वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बुलाया जा सकता है। तो अभी तक अगर मैं समराइज करूं तो अभी तक हमने क्या कुछ देखा, हमने कहा जी फिर एक कॉन्ट्रैक्ट तक आने के लिए एक एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट तक आने के लिए एक ऑफर चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस चाहिए, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा प्रॉमिस बन जाएगा। बट सारे के सारे जो प्रॉमिस हैं, ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते जब तक ये कुछ एडिशनल कह लीजिए एसेंशियल्स ऑफ लॉ पूरे ना करें। ये एसेंशियल्स ऑफ लॉ सेक्शन 10 के अंदर दिए हुए हैं। इन एसेंशियल्स ऑफ लॉ का बेटा टोटल हमने 5 देखा, फ्री कंसेंट है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, और ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो ये बात बेटा मैंने पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास इसके अंदर डाला ऊपर कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू 2 clause H of Indian Contract Act, an agreement enforceable by law is a contract. From the above definition, what we find out is that a contract essentially consists of 2 parts. एक तो कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और इस एग्रीमेंट के साथ क्या आनी चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन सिंपल भाषा इसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। दोनों को बेटा मैंने एक्सप्लेन किया। एग्रीमेंट कैसे आता है, एग्रीमेंट आता है बेटा 2E के हिसाब से। 2E क्या कहता है जी, हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस, यानी कि जब दोनों साइड से क्या किए जाते हैं, प्रॉमिस किए जाते हैं, तो एक प्रॉमिस या एक सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के बदले किए जा रहे हैं, एक दूसरे के कंसिडरेशन में किए जा रहे हैं, इस तरह के प्रॉमिसेस को क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट बोला जाता है। 2 clause E की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यहां से हमें एक चीज निकल के आएगी, सिर्फ प्रॉमिस होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑफर चाहिए, और ऑफर की क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है बेटा, ऑफर डिफाइन गया 2 clause A में, एक्सेप्टेंस बताया गया 2 clause B में। ऑफर क्या होता है, जब एक पर्सन बेटा सामने वाले को अपनी विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने की या ना करने की। ये विलिंगनेस इसलिए दिखाता है कि सामने वाले व्यक्ति का उस पे असेंट लिया जा सके, उससे अप्रूवल लिया जा सके, तब बोला जाता है कि आपने उसे क्या किया है, ऑफर किया। तो व्हेन यू आर सेइंग द पर्सन विल यू बाय माय कार, यू आर शोइंग योर विलिंगनेस टू सेल योर कार। और ये विलिंगनेस टू सेल योर कार क्यों दिखा रहे हो, ताकि सामने वाला आपकी इस विलिंगनेस पे अपना कंसेंट दे दे। तब हम बोलते हैं आपने सामने वाले को क्या दिया है, ऑफर दिया है। और सामने वाला जब आपके ऑफर पर अपना असेंट दे देता है, आपने उससे पूछा विल यू बाय माय कार, वो कहता है यस आई एम विलिंग टू बाय योर कार। तो जब आपने उसने आपके ऑफर को अपना असेंट दिया, तब वो ऑफर क्या किया हुआ मान लिया जाता है, एक्सेप्ट किया हुआ। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ली कि एक ऑफर होता है, ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है, ऑफर की एक्सेप्टेंस होने पर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। अगर मैं सिर्फ यहीं तक बात करूं तो बेटा एग्रीमेंट बनाने के लिए फिर हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं जा रहा, एग्रीमेंट बनाने के लिए ही हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो हमें समझ आ रहा है, एक पर्सन ऑफर करेगा, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, तो देयर हैज टू बी प्लुरैलिटी ऑफ पर्संस, 2 या उससे ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। और जो ये 2 या उससे ज्यादा लोग हैं, एक ऑफर कर रहा है, एक एक्सेप्टेंस दे रहा है, इन दोनों के बीच में कंसेंसस एट इडम होना चाहिए। नाउ व्हाट इज कंसेंसस एट इडम? कंसेंसस एट इडम होता है एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। बेटा ये वर्ड जो है, ये सेक्शन 13 का दिया हुआ वर्ड है, आगे जाकर हम इसको आगे डेफिनेशन कवर करेंगे। इसको कंसेंट की डेफिनेशन बोलते हैं कि बेसिकली 2 लोग होने चाहिए, और उन 2 लोगों में क्या हो जाना चाहिए, एक मुद्दे पर, एक चीज को खरीदने के लिए, एक चीज को बेचने के लिए, एक सर्विस के लिए
आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेंट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एग्रीइंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो आपको एक एग्रीमेंट बनाने के लिए एक तो दो लोग चाहिए और उन दो लोगों को एग्री होना पड़ता है। उस एग्री होने को क्या बोलते हैं? कंसेंसस एटीडम। तो यहां से आता है बेटा एग्रीमेंट। फिर अगर एक बार आपके पास एग्रीमेंट आ जाए, अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? सेक्शन 10 जो कहता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कैसे आती है, कैसे बताया उसने? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not expressly declared by act to be void। तो बेसिकली बेटा फिर हमने कहा जी अगर आप सेक्शन 10 के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा? एक एग्रीमेंट जिसके अंदर फ्री कंसेंट हो, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लीगल ऑब्जेक्ट हो और एक बात और लिखें, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जिसके अंदर फ्री कंसेंट हो, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लीगल ऑब्जेक्ट हो और वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड नहीं होने चाहिए। ये वो एसेंशियल्स है बेटा जो सेक्शन 10 से निकल के आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो सेक्शन 10 से निकल के नहीं आती, बाकी सेक्शन से निकल के आती हैं, ये जजमेंट्स के निकल के आती हैं। इनको हम बोलते हैं अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक तो बेटा इस एग्रीमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हो गया एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में, तो दो पार्टीज होना जरूरी है। देन एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा इन दो पार्टीज के बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। ये बात समझने वाली है बेटा। कई सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहां पर ऑफर भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन ऑफर और एक्सेप्टेंस को देते समय आपके दिमाग में कभी यह नहीं चल रहा होता कि कोई भी पार्टी अगर अपनी बात से पीछे हटेगी तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। इसको बोलते हैं आपके एग्रीमेंट में क्या मिसिंग है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मिसिंग है। ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का बेटा जो पूरा कंसेप्ट है ये मैंने अलग से डिफाइन किया। उन्होंने कहा जी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तब होता है जब कोई पार्टीज ये चाहती होती हैं कि अगर एक पार्टी अपनी बात से पीछे हटे तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हों। अब सर ये चाहती होती हुए बात हमें कैसे पता चलेगी कि क्या चाहते हैं? ये तो मन की बात है, दिमाग में चल रही है। हाउ डू लॉ डिटरमाइंस कि आप क्या चाहते थे? बट लॉ ये देखता है कि आपका एग्रीमेंट किस तरह का है। तो लॉ जनरली ये चाहते वाली बात, इंटेंशन वाली बात कुछ प्रिजम्पशंस के बेसिस पर समझता है। वो कहता है जी अगर जो एग्रीमेंट है वो एक सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल नेचर का एग्रीमेंट है जहां पर पर्पस कमर्शियल नहीं है, कुछ लेना देना, कुछ खरीदना बेचना नहीं है, ये मॉरल, सोशल, डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है। तो आप अपने एक फ्रेंड को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसके यहाँ डिनर पे जाएंगे, एक पर्सन आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपके यहाँ आएगा, या आपने इकट्ठा कहीं जाने का एक प्रॉमिस किया, वहां की टिकट बुक करा ली। द प्रॉब्लम इज यहाँ भी एक एग्रीमेंट है। द पर्सन मेड एन ऑफर, यू मेड एन एक्सेप्टेंस, एन एग्रीमेंट केम इनटू पिक्चर। बट एक यहाँ प्रॉब्लम जो दिखती है लॉ को वो ये है कि नो डाउट सामने वाले ने ऑफर दिया कि आप मेरे यहाँ डिनर पे आएंगे, उसने कहा यस, आपने शायद तैयारी भी करी, 4 पैसे भी खर्च किए, बट अगर वो नहीं आता है इसको हम कॉन्ट्रैक्ट मानकर उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते। बिकॉज द वेरी पर्पस, वेरी इंटेंशन जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे थे, कभी भी कानून को यह नहीं लगती कि ऐसे केस में लीगल इंटेंशन को थी या इंटेंशन थी एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। तो यहां बेटा प्रिजम्पशन पे हम चलते हैं कि जो डोमेस्टिक नेचर के, मोरल नेचर के, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इस तरह के एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, इनमें जनरली क्या मिसिंग माना जाता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और जब जब कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, कुछ खरीदा जा रहा होता है, कुछ बेचा जा रहा होता है, कोई सर्विसेज देने की बात हो रही होती है, उसके बदले पेमेंट लेने की बात हो रही होती है, यहां पर जनरली कानून मान के चलता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। और यहां पे बेटा एक लैंडमार्क केस है इसके अंदर, जहां पर हमने बात की थी केस ऑफ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पर हमने देखा था बेटा एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था, हस्बैंड वाइफ दोनों एक फॉरेन ट्रिप पे गए थे जहां जाके वाइफ बीमार पड़ गई थी और हस्बैंड को अपने काम की वजह से वापस आना पड़ा, जहां वो आते समय अपने वाइफ को प्रॉमिस करके आया कि आपके जो इलाज के पैसे हैं, रहने के खर्चा है, नर्स का खर्चा है, डॉक्टर का खर्चा है, ये मैं समय समय पे भेजता रहूंगा। कुछ समय बाद बेटा उन्होंने पैसे देना भेजना बंद किया। वाइफ ने जब हस्बैंड के अगेंस्ट सूट फाइल किया तो इट वाज हेल्ड कि जो हस्बैंड का प्रॉमिस है, ये हस्बैंड का प्रॉमिस आउट ऑफ लव, अफेक्शन, अ फीलिंग ऑफ केयर टुवर्ड्स वाइफ है, इसको कहीं से कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं माना जा सकता। और ऐसे ट्रांजैक्शंस में अक्सर क्या नहीं होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, इसलिए एक ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। तो हमारे पास एक पहला पॉइंट आया था बेटा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने कवर किया कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। केस इसके अंदर आपको कौन सा कवर करना है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस। देन अगली बात, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज एंड राइटिंग।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बेटा जो सेक्शन 10 में नहीं लिखी कि कुछ जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए ये भी चाहिए होता है कि वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में किया जाए और राइटिंग में कर उसको रजिस्टर किया जाए। वैसे तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब तक स्पेसिफिकली बोला नहीं गया, आपका ओरल एग्रीमेंट भी उतना ही वैलिड होता है जितना कोई रिटर्न एग्रीमेंट होता है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने या किसी और स्पेसिफिक कानून ने आपके ऊपर ये बर्डन डाला है कि एग्रीमेंट को राइटिंग में ही कीजिए, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा उस एक्ट के आगे झुक जाता है। वो कहता है जी अगर किसी और कानून के तहत इस तरह का एग्रीमेंट राइटिंग में चाहिए तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसको तब वैलिड मानेगा जब वो एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा, राइटिंग में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करना, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इनको बोलता है कि आपको राइटिंग में ही बनाना है एग्रीमेंट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां से पीछे हट जाता है। वो कहता है हाँ फिर एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, राइटिंग में ही होना चाहिए। ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा दो जगहें हैं, सेक्शन 25 में जहां नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन पढ़ेंगे, वहां दो ऐसे एग्रीमेंट आएंगे जहां उन्होंने लिख के बोला है एग्रीमेंट किसमें होने चाहिए, राइटिंग में। तो ऐसे केसेस में फिर एग्रीमेंट का राइटिंग में होना, या अगर रजिस्ट्रेशन मांगा है तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो जनरली तो बेटा राइटिंग नहीं चाहिए होती, जनरली तो ओरल या राइटिंग दोनों में हो सकते हैं, बट अगर किन्हीं स्पेशल केसेस के अंदर राइटिंग मांगी है तो वहां पर क्या होना चाहिए, राइटिंग भी होनी चाहिए, और अगर रजिस्ट्रेशन मांगी है तो रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। और इसके बेसिस बेटा फिर हमने क्या निकाली, एक कंक्लूजन निकाली कि इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट्स क्या नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट जो एसेंशियल्स पूरे नहीं करते हैं, जिनके अंदर सेक्शन 10 की बातें पूरी नहीं होती हैं, जिनके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है, जिनकी शायद राइटिंग में बनाने की जरूरत थी लेकिन वो राइटिंग में नहीं बने होते हैं, वो सब एग्रीमेंट तो रह जाते हैं, बट वो अपने आप को एलिवेट कर उठाकर किस लेवल तक नहीं ले पाते, कॉन्ट्रैक्ट के लेवल तक नहीं ले पाते। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, पूछे जाने में मुझे नहीं लगता कुछ खास इसके अंदर है। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम कैसे करता है। अब हमें करना क्या है सर, हमें एक एक करके ना ये सारे एसेंशियल डिटेल में कवर करने हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ पहली बात के साथ कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक वैलिड एग्रीमेंट चाहिए, और एग्रीमेंट के लिए हमें एक ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। इससे पहले मैं ऑफर एक्सेप्टेंस पे हूं बेटा एक पार्ट और कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होते कितने तरह के। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हम कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली 3 क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है बेटा, पहला क्राइटेरिया है कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड करने का उनकी वैलिडिटी, उनकी एनफोर्सेबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, इसके बेसिस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट को टोटल 6 कैटेगरी में डाला। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है बेटा, जो 2 क्लॉज H के हिसाब से एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 2 क्लॉज H में डिफाइंड है, वॉइड का एग्रीमेंट कहां डिफाइंड है, 2 क्लॉज G में। बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन। एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या बन जाता है, वॉइड एग्रीमेंट। इनका मतलब बेटा आप कोई भी एसेंशियल पूरा नहीं करोगे, आप एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन का एग्रीमेंट करोगे, आप बिना कंसिडरेशन के करोगे, आप इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए करोगे, आप अनसर्टेन एग्रीमेंट करोगे, ये सारे एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे, दिस विल ऑल बी कंसीडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। देन तीसरा होता है बेटा ना वॉइड ना वैलिड, वॉइडेबल। वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जो सर कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर वैलिड होता है और उसी पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड हो जाता है। यानी कि आप एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को ये ऑप्शन देते हैं कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करा ले, परफॉर्म करवा ले, और अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर ले। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जनरली क्या बोला जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जनरली कब अराइज होते हैं, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जनरली तब अराइज होते हैं जब बेटा किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी पार्टी का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होता। तो किसी से जबरदस्ती कोर्जन एक्सरसाइज कर कर, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर कर, फ्रॉड कर कर अगर आपने एग्रीमेंट एंटर कर लिया, तो ऐसे व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड कहां पर है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है बेटा 2 क्लॉज I में। तो 2 क्लॉज H में कॉन्ट्रैक्ट है, 2 क्लॉज I में क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैसे डिफाइन किया उन्होंने, एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जनरली कब आता है, जहां पर आप किसी पार्टी का कंसेंट कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड इन चीजों से लेते हैं। ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाता है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। देन अगली बात, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड आता है बेटा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है बेटा जो पहले दिन से, जब से बना था तब से वॉइड है, तब से कानून की नजर में एग्जिस्ट नहीं करता, तब से एनफोर्सेबल नहीं है।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है बेटा जो जब बना था तब वैलिड था, एक कॉन्ट्रैक्ट बना इसलिए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया, लेकिन बनने के बाद कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो घटा इस घटने को हम क्या बोलते हैं, हमने कहा जी दो केसेस में ऐसा जनरली होता है, एक है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, दूसरा क्या होता है सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। सुपरवीनिंग मतलब जो बाद में आती है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। तो इसमें सिंपल एग्जांपल हमने लिया था कि सर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस चीज को बेचने का, जिस चीज को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, शायद वो चीज जिसको बेचना या खरीदना थी वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे आपने बैंकेट हॉल का प्रॉमिस किया कि आज के 2 महीने बाद मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, जब 2 महीने बेटा आने वाले थे, 15 दिन बचे थे, 5 दिन बचे थे, 10 दिन बचे थे, उस बैंकेट हॉल में आग लगी, पूरा बैंकेट हॉल जल गया। नाउ दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज जब बनाया गया था तब वैलिड था, बाद में क्या हो गया, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। ऐसी बेटा इलीगैलिटी भी आ सकती है, आपने इसी मैरिज के अंदर अल्कोहल सप्लाई करने का प्रॉमिस किया था, जब तक वो दिन आता उससे पहले बेटा गवर्नमेंट ने अल्कोहल की सेल क्या कर दी, बैन कर दी। ये भी क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से आता है या किससे आता है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। तो 4 वर्ड हमने कवर किए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड एग्रीमेंट, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देन 2 हो रहे हैं बेटा इसके अंदर, एक है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक है इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट। इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट बेटा आप समझते ही होंगे, ऐसे एग्रीमेंट जिनके अंदर जो उसका पर्पस है, जो उसका कंसीडरेशन है, जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो फॉरबिडन बाय लॉ है, वो इलीगल है। तो आप ड्रग्स बेचने का प्रॉमिस करते हो, तो ड्रग्स बेचना क्योंकि इलीगल है, एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। किसी को मारने का, किसी को किल करने का, सुपारी किलिंग जिसको बोलते हैं, कहने को बेटा होता तो वो भी एग्रीमेंट है, लेकिन दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसका वेरी पर्पस, उसका जो वेरी कंसीडरेशन है, वेरी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो फॉरबिडन बाय लॉ है। और लास्ट हमने इसके अंदर कवर किया था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़ी समस्या है कि एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होता है समथिंग विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसके आगे क्या लगा दिया है, अनएनफोर्सेबल। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के हिसाब से तो वैलिड है, उन्होंने सारी बातें पूरी कर रखी हैं, बट उनमें कोई और टेक्निकल डिफेक्ट है जिनकी वजह से कोर्ट उन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते। यानी कि बेटा शायद ये टेक्निकल डिफेक्ट अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता, ये टेक्निकल डिफेक्ट किसी और कानून की वजह से आता है। जैसे कि बेटा आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से उस पर स्टैंप नहीं लगवाई, तो इससे वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट क्योंकि उस पर प्रॉपर स्टैंप नहीं लगी हुई, वो कोर्ट में क्या नहीं हो पाएगा, एनफोर्स नहीं हो पाएगा। एक कंसेप्ट होता है बेटा टाइम बार्ड हो जाने का, आपने उस पर सूट एक समय के बाद, जो समय सीमा तय की गई है, ज्यादातर केसेस में 3 साल की होती है, उसके बाद आप कोर्ट गए तो भी कोर्ट आपके एग्रीमेंट को क्या नहीं करवाएगा, एनफोर्स नहीं करवाएगा। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच इज वैलिड इन इटसेल्फ, अपने आप में कोई कमी नहीं है उसमें, but is not capable of being enforced in a court of law because of some technical defects such as absence of writing, registration, required stamp और time barred by limitation। तो इन कारणों से आप जनरली इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बुलाते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेस्ड ऑन वैलिडिटी बट हमने 6 तरह के कॉन्ट्रैक्ट कवर किए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। दूसरा हमारे पास आता है, आप कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है उसकी बनावट को लेकर, उसके बनने के तरीके को लेकर हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करते हैं। ये जो बेटा डिवीजन है, ये आपका सेक्शन 9 का दिया हुआ डिवीजन है, वो कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे है, इसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, इट कैन ईदर बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस वो होता है बेटा जहां पर ऑफर या एक्सेप्टेंस दोनों के दोनों बाय वर्ड्स स्पोकन या रिटन होते हैं, तो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। इंप्लाइड क्या होते हैं, जो अदरवाइज देन बाय वर्ड्स होते हैं। अदरवाइज देन बाय वर्ड्स कहां क्या होते हैं सर, कई बार आपकी ओमिशन, चुप्पी, कुछ करना, ये सब क्या माने जाते हैं, ऑफर माने जाते हैं। जहां बेटा हमने कई एग्जांपल लिए थे, वो बस का एक बस स्टॉप के सामने आके खड़े हो जाना लीगली एक ऑफर माना जाता है, और आपका उस बस के अंदर चढ़ जाना उसकी एक्सेप्टेंस माना जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। आप एक ट्रेन में आ रहे हैं, एक शू शाइनर आपके जूते उठा के खुद पॉलिश करने लग जाता है, ये उसकी तरफ से ऑफर है, और आप उसे नहीं रोकते हैं, ये क्या है,
एक्सेप्टेंस है, आप ट्रेन से उतरते हो, कूली आपका सामान लेके उठा के चलने लग जाता है, आप पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हो, ये सब क्या है? दीज आर इंप्लाइड ऑफर्स एंड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाते हैं? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस अदरवाइज देन बाय वर्ड्स होता है, उन्हें क्या बुलाया जाता है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बेटा एक टाइप होती है जिसे क्या बुलाया जाता है? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर आप कुछ करते हैं जिसको आपका ऑफर या एक्सेप्टेंस माना जाता है। ये कुछ करना बेटा जनरली इस तरह से होता है कि जैसे जाके आप एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं, भले आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं बट लेकिन आप उसे क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे बेटा मान लीजिए आप मेट्रो में जाते हैं, उसकी टिकटिंग मशीन से टिकट के लिए ऑपरेशन करते हैं, उस टिकटिंग की जगह एक व्यक्ति बैठा होता तो ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता, शब्दों का इस्तेमाल होता, लेकिन मशीन के साथ बातचीत नहीं होती, बट आप मशीन को क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। इस तरह के एग्रीमेंट होते तो इंप्लाइड कैटेगरी के हैं, लेकिन आपकी बुक इसे क्या नाम देती है? क्योंकि ये आपके कंडक्ट से आ रहे हैं तो इनको क्या नाम दिया जाएगा? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपके पास फिर एक्सप्रेस और इंप्लाइड में से निकाल के हमने बाहर कौन से निकाले अलग से? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक तरीका और होता है बेटा, जहां आज के टाइम पर ऑफर और एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है, ईमेल के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, वेबसाइट्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोला जाता है? ई कॉन्ट्रैक्ट। तो सुबह से शाम तक बेटा जो आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट्स के। ई कॉन्ट्रैक्ट्स किस पे टिका होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट टिका होता है ईडीआई पे। ईडीआई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पर। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जनरली इसलिए क्या बोला जाता है? दीज आर आल्सो नोन एज साइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, या इनको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। और एक लास्ट टॉपिक बेटा जिसके अंदर हमने कवर करना होता है, ये क्या होता है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड हैं, सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक। बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा जहां पर ना ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होता है, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस सामने आ जाते हैं जहां पर कोर्ट दो लोगों में वैसा ही रिश्ता मानता है जैसा कॉन्ट्रैक्ट में यूजुअली होता है। इनको जनरली बोलते हैं सर्टेन सर्कमस्टांसेस रिजेंबलिंग टू दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिश्ते हैं। ये हमने डिटेल में कवर करने आ गया तो मैं भी इन पे बात नहीं कर रहा। इनके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाज़ी का मतलब ही क्या होता है? समथिंग विच इज रिजेंबलिंग। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कायदे से एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट कानून इनको कैसा मान लेता है? कॉन्ट्रैक्ट जैसा मान लेता है। ये कौन से रिश्ते हैं बेटा? 68 से लेकर 72 में ज्यादा डिटेल में हम कवर करेंगे। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। एक्सप्रेस होता है, इंप्लाइड होता है, इंप्लाइड में से बेटा हमने बाहर निकाला एक टेसिट होता है, देन हमने बात करी ई कॉन्ट्रैक्ट्स की, एंड लास्टली क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स की। और आखिरी बात बेटा हमने कवर करनी है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट अगेन दो तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन बी एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं बेटा जहां पर दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट पूरी कर दी है, दोनों की तरफ से नथिंग रिमेन्स टू बी डन। तो आपने सामान देना था, उसने पैसे देने थे, उसने पैसे दे दिया, आपने उसे सामान दे दिया। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग रिमेन्स टू बी डन, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, खत्म हो गया है। एग्जीक्यूटरी क्या होता होगा? जहां पर कुछ करना बाकी है। ये कुछ करना बाकी बेटा एक तरफ से हो सकता है, ये कुछ करना बाकी दोनों तरफ से हो सकता है। जब ये एक तरफ से होता है, इस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। आपने सामान दे दिया, सामने वाले ने भी पैसे देने हैं, इट्स यूनिलैटरल। आपने भी सामान देना है, उसने भी अभी पैसे देने हैं। आज सिर्फ क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस हुए हैं कि आपने कहा मैं दूंगा, उसने कहा ठीक है मैं पैसे दूंगा। इसको जनरली क्या बोला जाता है? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलैटरल होते हैं बेटा जहां एक पार्टी की तरफ से भी अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस पूरा करना रह गया है। बायलैटरल क्या होता है? जब दोनों की तरफ से क्या रह गया है? कुछ हिस्सा परफॉर्म करना रह गया है। ऐसे केस में बोलते हैं बेटा दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर के हैं? एग्जीक्यूटरी नेचर के। तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होते हैं, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव फिर दो तरह के होते हैं, इट कैन बी यूनिलैटरल और इट कैन बी बायलैटरल। बेटा बायलैटरल प्रोमिसेस में हमेशा क्या होते हैं? इनके अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कब किसको बुलाते हैं? जब एक प्रॉमिस के बदले क्या मिलता है? दूसरा प्रॉमिस मिलता है। तो ऐसे प्रॉमिस को क्या नाम देते हैं? रेसिप्रोकल। तो आपके बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा क्या दिखते होंगे? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। एक व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा होता होगा, उसको बदले में क्या मिल रहा होता है? प्रॉमिस। और दोनों ने क्योंकि अपने अपने प्रॉमिस अभी पूरे करने हैं, इनको क्या बोल दिया जाता है? दीज आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है जी, डन। ये वाली बात कंप्लीट हुई। अब आते हैं बेटा मैं अपने पहले एसेंशियल के ऊपर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कवर क्या क्या करना है बेटा? टोटल इसके अंदर हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं ऑफर एक्सेप्टेंस में।
ऑफर क्या होता है, ऑफर के लीगल रूल समझने हैं। एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस के लीगल रूल समझने हैं। नंबर 3, आपका ऑफर कब कब खत्म हो जाता है, ये वाली बात कवर करनी है। नंबर 4, ऑफर और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन की बात करनी है। और नंबर 5, इसके अंदर हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है। 5 टॉपिक हैं जो हमने कहां कवर करने हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस चैप्टर के अंदर कवर करना है। एक एक करके बात शुरू करते हैं। ऑफर डिफाइंड कहां है बेटा, ऑफर डिफाइंड है 2 क्लॉज ए के अंदर। ऑफर की डेफिनेशन क्या है, हमने कहा जी ऑफर बेसिकली क्या होता है, जब एक पार्टी सामने वाले को अपनी विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग दिखाती है ताकि उस सामने वाले का क्या लिया जा सके, असेंट लिया जा सके, तब हम बोलते हैं सामने वाले को आपने क्या दिया है, ऑफर दिया है। तो हमने कहा जी ऑफर बेसिकली तब होता है जब आप सामने वाले को ये कहते हो कि मैं ये करने को तैयार हूं या ये ना करने को तैयार हूं, ताकि आप अपना क्या दे दो, असेंट दे दो। इसको बोलते हैं आपने क्या किया, ऑफर किया। मैंने आपका इसका एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए बेटा एक ए पर्सन है, ये बी को बोलता है विल यू सेल मी योर कार फॉर रुपीज इफ आई पे यू रुपीज 10 लाख। ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं, यू आर शोइंग योर विलिंगनेस टू डू समथिंग, कि मैं अगर आपको 10 लाख दूं, क्या आप मुझे अपनी कार बेचने को तैयार हो। कई बार बेटा आप कुछ ना करने की बात करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक ए पर्सन बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें सूट फाइल नहीं करूंगा अगले 2 महीने तक, बशर्ते तुम मुझे 6% की जगह 8% इंटरेस्ट दो। अब यहां पर बेटा आप कुछ करने को कह रहे हो, नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ ना करने को कह रहे हो। इसलिए जब आप 2 क्लॉज ए की डेफिनेशन देखेंगे, 2 क्लॉज ए ने ऑफर को कैसे डिफाइन किया, जब एक पर्सन अपने विलिंगनेस दिखाता है दूसरे पर्सन को क्या करने के लिए, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए दिखाता है या कुछ ना करने की विलिंगनेस दिखाता है, किस लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो ये ऑफर को क्या नाम देते हैं, प्रपोजल। और ये पर्सन बेटा जो ऑफर देता है इसको क्या बोलते हैं, ऑफरर या प्रॉमिसर। और जिस पर्सन को ऑफर किया जाता है ही इज नोन एज द ऑफरी, एक्सेप्टर या प्रॉमिसी। इसके लिए बेटा ये डिफाइन कहां किया गया है, 2 क्लॉज सी के अंदर। तो 2 क्लॉज ए में ऑफर है, 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस है, और 2 क्लॉज सी में उन लोगों का नामकरण किया गया है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, एक जो ऑफर करता है इज नोन एज द ऑफरर, एक जिसे ऑफर किया जाता है इज नोन एज द ऑफरी। और ये ऑफरी जब अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तब इसको क्या नाम दिया जाता है, एक्सेप्टर का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, आइए बेटा एसेंशियल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले ऑफर में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ये कोई समझाने की बात नहीं बेटा, आपको समझ आएगी ये बात कि ऑफर शब्दों से भी दिया जा सकता है, ऑफर कई बार कैसे दिया जा सकता है, कंडक्ट से, अदरवाइज देन बाय वर्ड्स दिया जा सकता है। नंबर 2, an offer must contemplate to give rise to legal consequences and must be capable of creating legal relations। सिंपल भाषा में जो अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कर रहे थे ना, कि एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, अब उस बात को खींच के मैं कहां ले आया, ऑफर के लेवल के ऊपर, कि एक ऑफर वैलिड ऑफर तब होता है जब उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। तो जब आप एक पर्सन को बोलते हैं विल यू कम टू माय होम फॉर डिनर, क्या इस ऑफर करते समय आपका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, नहीं। और कानून कहता है फिर ये एक वैलिड ऑफर ही नहीं है। वैलिड ऑफर वो होता है जो किसके साथ बनाया जाता है, वैलिड ऑफर वो होता है जो जब ऑफर दे रहे हो आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं इस ऑफर को एक लीगल इंटेंशन के साथ दे रहा हूं, तब वो क्या माना जाएगा, एक वैलिड ऑफर माना जाएगा। नंबर 3, ऑफर हमेशा क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ऑफर में लूजनेस नहीं होनी चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। वेगनेस कैसे आती है, will you buy any of my car for rupees 10 lakhs, will you buy my car for any price about 10 lakh। अब ये ऑफर में बेटा दिक्कत क्या है, आप ये नहीं बता रहे कौन सी कार बेचने का ऑफर कर रहे हो, आप ये नहीं बता रहे कितने में बेचने का ऑफर कर रहे हो, तो ये सब क्या है, these are uncertain offers। और सारे अनसर्टेन ऑफर्स क्या होते हैं, वैलिड ऑफर्स नहीं होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनाएंगे पहले वैलिड ऑफर तो बन जाए। तो वैलिड ऑफर होने के लिए ऑफर एक्सप्रेस होना चाहिए, इंप्लाइड हो सकता है, उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसके अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए, कोई लूजनेस या वेगनेस नहीं होनी चाहिए। फिर बेटा मैं इन बातों पे आ रहा हूं, ऑफर 2 तरह के हो सकते हैं, ऑफर स्पेसिफिक ऑफर हो सकते हैं, ऑफर जनरल ऑफर हो सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को दिए जाते हैं, यानी कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने ऑफर किस किस को दिया, तो एक व्यक्ति को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे बेटा मैं इस क्लास में बैठे हुए सारे लोगों को ऑफर दे दूं, ये भी क्या है, ये स्पेसिफिक ऑफर है, बिकॉज आई कैन आइडेंटिफाई ऑफर किस किस को दिया गया था। लेकिन अगर ऑफर जनरल पब्लिक को दे दिया गया है,
कि कोई भी व्यक्ति आकर ये काम पूरा कर दे, मैं उसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा। देन ये ऑफर क्या है? एक जनरल ऑफर है। तो ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है और ऑफर क्या हो सकता है? जनरल ऑफर हो सकता है। जनरल ऑफर का बेटा हमने केस कवर किया था, मैंने ऊपर डिटेल में बात की हुई है। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज विद और विदाउट एनी टाइम लिमिट। और इसको हम इस केस का नाम क्या था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। जहां हमने देखा था सर, इसमें क्या था, एक मिसेस कार्लिल नाम की लेडी थी, इन्होंने एक दवाई खरीदी थी जिसका नाम स्मोक बॉल्स था। और ये स्मोक बॉल बेचने वाली जो कंपनी थी बेटा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन्होंने दवाइयों के पत्तों पे छपाया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अगर ये दवाई हमारे कहे अनुसार लेगा और उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी हो गई तो हम उसको कंपनसेट करेंगे। मिसेस कार्लिन ने ये दवाई कंज्यूम करी और उनको फिर भी बीमारी हो गई। उन्होंने जाकर कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। कंपनी का कहना था कि नंबर 1, हमने कभी मिसेस कार्लिन को ऑफर नहीं दिया। कोर्ट ने अगर आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया कि आपका ऑफर क्या है, एक जनरल ऑफर है, आपने जनरल पब्लिक को दिया है। जो भी व्यक्ति आपके इस ऑफर के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करेगा, हम उसे क्या मान लेंगे? एक्सेप्टेंस मान लेंगे। अच्छा बेटा, जनरल ऑफर में ना एक खासियत और होती है। जनरल ऑफर में जरूरी नहीं होता है कि आप एक्सेप्टेंस दें। कंपनी को फोन करें, मैंने तुम्हारा दवाई का पत्ता खरीद लिया, अब मैं खाने जा रहा हूं, अब मैं शायद बीमार हो जाऊंगा। आपका उसका खरीद के खा लेना अपने आप में क्या है? एक्सेप्टेंस। और इस बात को कौन लिखता है? सेक्शन 8 लिखता है कि अगर आप एक जनरल ऑफर की बात करें तो जनरल ऑफर में जनरली उस ऑफर में दी गई कंडीशंस को पूरा करना अपने आप में उस ऑफर की क्या मान ली जाती है? एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। तो हमारे पास एक लैंडमार्क केस था यहां पर, किस नाम से? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। ठीक है जी। देन स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? तो स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जाता है। अंडरस्टूड सी बात है, जिसको ऑफर दिया गया है वही उस ऑफर को क्या कर पाएगा? एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है जी। देन दो मेन बातें बेटा ऑफर के बारे में। पहला, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। मतलब सर, एक ऑफर वैलिड ऑफर तब होता है, उसकी एक्सेप्टेंस तब दी जा सकती है जब वो व्यक्ति जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके तक ऑफर पहुंचा है। इन अदर वर्ड्स, उसको ऑफर की नॉलेज है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ऑफर की इग्नोरेंस है तो इग्नोरेंस ऑफ ऑफर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती। यानी कि आपको ऑफर पता ही नहीं था और आपने क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑफर पता ही ना हो और मैंने एक्सेप्टेंस दे दी? जनरली सर हमने देखा है ऐसा ना जनरल ऑफर्स में हो जाता है। तो हुआ क्या बेटा, इसके अंदर एक केस था हमारे पास, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। जहां पर हुआ क्या था सर, एक बड़ा रईस व्यक्ति थे, उनके नेफ्यू खो गए थे और उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ। जब नहीं मिल रहे थे बेटा, सर्वेंट के जाने के बाद पीछे से उन्होंने इनाम घोषित कर दिया। सर्वेंट को इनाम के बारे में पता नहीं था, वो बिना इनाम के बारे में नॉलेज रखे हुए उस नेफ्यू को ढूंढ लाया और बाद में जब उसको पता चला उसने पैसे मांगे कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। यहां बेटा नॉलेज इन्होंने बोला था कि जब आपने ये नेफ्यू को ढूंढा, जिसको आप कायदे से एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं, उस समय आपको क्या नहीं पता था? ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी। और जब तक किसी व्यक्ति को क्या नहीं होती है? ऑफर की नॉलेज नहीं होती, जब तक उसके अब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं किया गया होता, वो क्या नहीं दे सकता? एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो ये हमारे पास एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी एंड ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अंटिल द ऑफर इज मेड नोन टू द ऑफरी, there can be no acceptance and no contract. Doing anything in ignorance of the offer can never be treated as its acceptance. कुछ भी काम जो आप करते हैं ऑफर की इग्नोरेंस में, उसे क्या नहीं माना जा सकता? एक्सेप्टेंस नहीं माना। Then offer should not contain a term the non compliance of which amounts to an acceptance. अब आप ऑफर में बेटा ऐसी बात नहीं डाल सकते कि अगर ये बात आप पूरी नहीं करोगे तो मैं इसे क्या मान लूंगा? एक्सेप्टेंस मान लूंगा। जैसे आप कहते हैं कि अगर आप शाम को 5 बजे तक जवाब नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा तुम हाँ बोल रहे हो। तो बेटा आप किसी के ऊपर जबरदस्ती एक्सेप्टेंस हाँ या ना देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। इन अदर वर्ड्स, साइलेंस कभी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। अगर आप अपने एग्रीमेंट में ये बात लिखते हो कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ये कंडीशन वैलिड नहीं है। तो किसी भी चीज की नॉन कंप्लायंस को क्या नहीं माना जा सकता? एक्सेप्टेंस। ये कह देना कि शाम को 6 बजे तक मेरे पास लेटर आ जाना चाहिए ना लिखा हुआ, आपको आकर ये मुझे बोलना पड़ेगा, ये सब क्या है? ये सब वैलिड ऑफर नहीं है। इस तरह की इंपोज कह लीजिए ऑब्लिगेशन आप ऑफर पर नहीं डाल सकते कि अगर वो ये नहीं करेगा तो आप उसे क्या मान लेंगे? एक्सेप्टेंस मान लेंगे। और लास्ट बेटा हमने बात करी इसमें, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स मतलब क्रॉस ऑफर्स होते क्या है बेटा? क्रॉस ऑफर मैंने ऊपर डिफाइन किया। क्रॉस ऑफर क्या होता है? When two parties make identical offer to each other in ignorance of each other's offer is known as cross offer. तो A ने बेटा B को बोला will you buy my car for ₹10 lakh?
बी ने सामने से लिखा विल यू सेल मी योर कार फॉर ₹10 लाख। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या है बेटा, ए भी कह रहा है मेरी गाड़ी खरीद लो, बी भी कह रहा है अपनी गाड़ी बेच दो, लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या किए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे ऑफर क्या माने जाते हैं, क्रॉस ऑफर। क्या इस केस में एक का ऑफर दूसरे के ऑफर की एक्सेप्टेंस मानी जा सकती है? नहीं, दो क्रॉस ऑफर कभी क्या नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं बनाते। दोनों में से किसी एक ऑफर को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक का ऑफर दूसरे के ऑफर की क्या नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। इसको बोलते हैं बेटा टू क्रॉस ऑफर्स डू नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जो हमने कवर करनी होती है, एक ऑफर को डिफरेंशिएट करना होता है किसके साथ, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है सर, इनविटेशन टू ऑफर बेसिकली किसी भी पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो मार्केट में सर्कुलेट करता है, जिसके बेसिस पर वो लोगों को इनवाइट करता है कि आओ और मुझे ऑफर करो। बेसिकली ये वो इंफॉर्मेशंस हैं जो हम मार्केट में सर्कुलेट कर कर लोगों को कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार हूं, आओ अपने ऑफर मुझे दो। इसको बताइए जो इंफॉर्मेशन आपने सर्कुलेट करी, इसको क्या बोला जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर के बहुत से एग्जांपल होते हैं। एक सेल्फ सर्विस स्टोर में बेटा सामान सजा देना इनविटेशन टू ऑफर है। बाहर खड़े होकर पैम्फलेट बांटना इनविटेशन टू ऑफर है। अपने मेन्यू किसी के सामने रख देना कि ये प्राइस है, इतने इतने में हम सामान बेचते हैं, वो क्या है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। अपना कंपनी हो बेटा, कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। तो फिर इन सब के बेसिस पर बेटा व्यक्ति ऑफर करता है। तो आप एक सेल्फ सर्विस स्टोर में गए, सामान सामने सजा हुआ है, इनविटेशन टू ऑफर। आप सामान उठाएंगे और जाकर कैशियर को कहेंगे ये मुझे बेच दो। आपने ऑफर दिया, वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो इसको एक्सेप्ट ना करे। ऐसी बेटा कोई ऑक्शन की एड अखबार में छपवाना इज इनविटेशन टू ऑफर। वहां जाकर अपनी बोलियां लगाना इज ऑफर, और हाईएस्ट बोली एक्सेप्ट हो जाना इज एक्सेप्टेंस। इसके लिए बेटा एक केस था बाय द नेम ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। ये वो सेल्फ सर्विस वाला स्टोर है। ये एक सेल्फ सर्विस वाला स्टोर था, उसके अंदर दीवान सामान सजाया गया था। एक पर्सन ने वहां से एक आइटम उठाई और जाकर कैशियर को कहा कि मुझे ये खरीदनी है। कैशियर ने बेटा किसी कारण से उसको बेचने से मना कर दिया। सवाल उठा कि क्या ये कैशियर, क्या ये सेल्समैन जिम्मेवार है या वैलिड बाउंड है कि वो सामान बेचे ही बेचे? द आंसर इज नो, बिकॉज आप जब उसके पास सामान लेके जाते हैं, आप उसे कायदे से क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। और हर पर्सन जिसको ऑफर किया जाता है उसके पास एक अधिकार तो हमेशा होता ही है, वो ऑफर को एक्सेप्ट करे या ऑफर को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो अगर वो कैशियर, अगर वो सेल्समैन आपको नहीं बेचना चाह रहा, तो आप उसका कुछ लंबा चौड़ा बिगाड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज आपने जो उसे दिया है वो केवल क्या है, एक ऑफर है। अच्छा, ऐसे बेटा इसके बाद एक और केस आया था बाय द नेम ऑफ हार्वी वर्सेस फेसाई। हार्वी वर्सेस फेसाई ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपके कहने पर आपको अपने प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस बता देता है, मिनिमम प्राइस बताना ऑफर देना नहीं होता है, मिनिमम प्राइस बताना इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो आपने किसी से बोला विल यू सेल मी योर कार, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस? ही सेड, वो सामने से बोलता है मिनिमम प्राइस फॉर सेल इज 10 लाख रुपीस। क्या उसने आपको 10 लाख का ऑफर दे दिया है? नहीं, उसने आपको बोला है 10 लाख मिनिमम प्राइस है। वो आपसे क्या उम्मीद रख रहा है, आप 10 लाख का या उससे ऊपर का मुझे क्या दो, ऑफर दो, मुझे पसंद आया तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। तो जब भी कोई व्यक्ति बेटा मिनिमम प्राइस कोट करता है, कोटेशंस देता है, कोटेशंस हमेशा क्या होती हैं, इनविटेशन टू ऑफर होती है। ये बात कहां लिखी गई थी, हार्वी वर्सेस फेसाई के केस में। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जहां से जनरली क्वेश्चन आता है, आपको किसको डिफरेंशिएट करके चलना है। एक ऑफर किससे अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर से। ये है बेटा आपके सारे के सारे ऑफर के एसेंशियल्स। एक्सप्रेस होना चाहिए, इंप्लाइड होना हो सकता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर से अलग रखना है, ऑफर स्पेसिफिक और जनरल हो सकता है, ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए, ऑफर में कोई टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस नहीं होनी चाहिए, और ऑफर दो क्रॉस ऑफर्स क्या नहीं बनते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है जी। इससे पहले बेटा मैं इस बात पे आऊं कि ऑफर रिवोक कब होता है, पहले एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, फिर आऊंगा लास्ट बात पे ऑफर कब कब खत्म हो जाता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस डिफाइंड कहां है, एक्सेप्टेंस डिफाइंड है बेटा 2 क्लॉज बी में। कैसे डिफाइन किया उन्होंने, when the person to whom offer proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise। तो वो पर्सन जिसको आपने प्रपोजल दिया, जब वो अपना असेंट दे देता है आपको, तब ऑफर क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। और एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तब क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है।
बेटा एक्सेप्टेंस को लेकर ना एक लाइन बताई गई है सर विलियम एंसन की। सर विलियम एंसन ने एक्सेप्टेंस को लेकर कोट दिया है, कई बार एक कोट पेपर में आ जाता है। उन्होंने कहा जी एन एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। उन्होंने एक एनालॉजी, एक एग्जांपल ड्रॉ किया है। उन्होंने कहा जैसे बारूद के ढेर के साथ माचिस का जो रिश्ता होता है ना, वही रिश्ता एक ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस का होता है कि जब तक ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के दोनों डोरमेंट होते हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। माचिस आपकी जेब में है, बारूद सामने पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बेटा वो माचिस टच होती है बारूद को, इट एक्सप्लोड्स, इट प्रोड्यूसेस समथिंग व्हिच कैन नॉट बी अनडन। उसके बाद ना माचिस की तीली बचती है ना बारूद बचता है। आप दोनों वापस लेके आना चाहो, दोनों वापस नहीं आ सकते। यही हाल ऑफर और एक्सेप्टेंस का है। बेटा ऑफर भी उस बारूद की तरह है जो तब तक कुछ नहीं है जब तक उसके साथ एक्सेप्टेंस ना जुड़े। जैसे ही वो एक्सेप्टेंस नाम की माचिस की तीली साथ में लगाओगे, अब ना ऑफर बचेगा ना एक्सेप्टेंस बचेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। और एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ना अब आप ऑफर वापस ले सकते हो, ना आप क्या ले सकते हो, एक्सेप्टेंस वापस। इस बात को विलियम एम्सन ने कैसे समझाया है इस लाइन के साथ कि एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर बट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक गन पाउडर का ये कह लीजिए बारूद का जो ढेर पड़ा है, उसके साथ जो लाइटेड मैचस्टिक करती है, वही एक्सेप्टेंस किसके साथ करती है, ऑफर के साथ करती है। मैंने को समझाया। द इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट बट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। जो एक्सेप्टेंस पैदा कर देता है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर टू रिमूव बिफोर अ मैचस्टिक अप्लाइड। लेकिन जैसे बारूद वाले व्यक्ति के पास चॉइस होती है कि बारूद को दूर रखे और माचिस उसे टच ना करे, ऐसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस के केस में जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आती, ऑफरर के पास ये चॉइस होती है, वो अपना ऑफर क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। Thus it is in effect means an offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it explodes. Train of gunpowder, that is offer, in itself is inert, but it is the lighted matchstick, that is the acceptance, which causes the gunpowder to एक्सप्लोर। तो बेसिकली जो विलियम एंसन की एनालॉजी है, ये आपको पेपर में एक्सप्लेन करनी पड़ती है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बेटा इस बात के ऊपर कि जैसे आपने रूल्स पढ़े ऑफर के, एक्सेप्टेंस के वैलिड रूल्स क्या होते हैं, लीगल रूल्स। नंबर 1, द मोस्ट प्राइमरी रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बेटा वो व्यक्ति दे सकता है जिसको ऑफर किया गया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ओनली बाय द पर्सन टू हुम एन ऑफर इज मेड। अब ये ऑफर किस किस को किया जाता है? अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को किया होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को किया होगा। तो केवल उन ग्रुप में से या वो व्यक्ति ही एक्सेप्टेंस दे सकता है और कोई व्यक्ति एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। बट अगर जनरल पब्लिक ऑफर किया गया है तो जनरल पब्लिक में से हर वो व्यक्ति जिसको ऑफर की नॉलेज है वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। नॉलेज वाली बात मैंने कहां से घुसाई? वो लालमैन शुक्ला वाली बात से कि हाँ वो व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको ऑफर की क्या है, नॉलेज है। इसके लिए बेटा एक केस था हमारे पास बाय द नेम ऑफ बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस। बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में क्या था, एक ए नाम का बेटा बिजनेसमैन था, उसने अपना बिजनेस बंद किया और बंद करते समय अपना सारा बिजनेस अपने एक बी नाम के एम्प्लॉय को बेच के चला गया। बी उसी नाम से बिजनेस कैरी ऑन करता रहा। थोड़े दिनों बाद बी के पास एक पुराने कस्टमर का ऑर्डर आया जहां पे लिखा हुआ था मिस्टर ए विल यू सेल मी दिस मच अमाउंट ऑफ गुड्स। क्योंकि बेटा बी बिजनेस चला रहा था, ऑर्डर किसके पास आ गया, बी के पास। बी ने बेटा ऑर्डर के हिसाब से गुड्स सप्लाई करके भेज दिए। जब सामने बायर को पता चला कि अब सामान ए नहीं बेचता, कौन बेचता है, बी बेचता है, उसने सामान लेने से मना किया और इस बी ने उस कस्टमर के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि तुमने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कस्टमर का आर्गुमेंट यह था कि मैंने ऑफर तुम्हें कभी दिया ही नहीं, मैंने ऑफर किसको दिया था, ए को दिया था, तो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है, ए कर सकता है। बोल्टन वर्सेस जोन के केस में ये पाया गया कि हाँ कस्टमर ठीक कह रहा है, ये जो ऑफर दिया गया था ये बाय नेम किसको दिया गया ऑफर था, ए को दिया गया ऑफर था, तो इसको केवल कौन ही एक्सेप्ट कर सकता था, ए ही कर सकता था, बी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। ये बेटा हमारे केस कौन से फैक्ट्स थे, बोल्टन वर्सेस जोन्स के फैक्ट्स। ठीक है जी, दूसरा इंपॉर्टेंट बात। अच्छा बेटा जैसे वहां पे हमने छोटी बात कवर की थी, पहले यहां भी एक छोटी बात कवर कर लेते हैं कि एक्सेप्टेंस कैसी हो सकती है। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी कैसी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। उन बातों को साइड रखते हुए मेन बात पे आ रहा हूं। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। और ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड वाली बात बेटा सेक्शन 7 की बात है।
सेक्शन 7 में 2 सबसेक्शन है, 7(1) और 7(2). 7(1) कहता है जी किसी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस हमेशा अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। यानी कि जो ऑफर सामने से किया गया है आपको हूबहू वही ऑफर एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप उस ऑफर में स्लाइट डिविएशन भी करेंगे, छोटा सा भी अपनी तरफ से बदलाव कर दोगे, वो कह रहा है 10 लाख की खरीदूंगा, आप कह रहे हो नहीं 9,90,000 की एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं, ये डिविएटेड एक्सेप्टेंस है। और डिविएटेड एक्सेप्टेंस के बेटा 2 कॉन्सिक्वेंस होते हैं। डिविएटेड एक्सेप्टेंस सबसे पहले उस ऑफर की रिजेक्शन माना जाता है, और नंबर 2 आपकी तरफ से एक काउंटर ऑफर माना जाता है। तो डिविएटेड एक्सेप्टेंस 2 काम करेगा, 10 लाख के ऑफर को रिजेक्ट कर देगा और यह माना जाएगा आपने उसको 10 लाख के बदले कितने का ऑफर दे दिया है, 9,90,000 का। वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो उसे क्या कर ले, रिजेक्ट कर ले। जब आपने देखा बेटा 9,90,000 की ऑफर देने पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं 10 लाख का लेने को तैयार हूं, क्या अब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ऑफर एक बार रिजेक्ट हो जाए अब वो दोबारा क्या नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो एक बार आपने एक ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, थोड़े समय बाद आपका मन बदले, आप कहते हो नहीं नहीं चलो मैं एक्सेप्ट करता हूं, नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज रिजेक्टेड ऑफर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस आपको ऑफरर दोबारा ऑफर करे। अगर वो दोबारा रिन्यू करे अपने ऑफर को, किसी वक्त पूछे नहीं नहीं 990 का नहीं बेचूंगा, 10 का खरीदोगे क्या, अब उसने बेटा फिर से क्या कर दिया है, अपना ऑफर पैदा कर दिया दोबारा से, क्या इसको अब एक्सेप्ट किया जा सकता है? यस। तो आपने कभी क्या नहीं देनी है, डिविएटेड एक्सेप्टेंस नहीं देनी है। डिविएटेड एक्सेप्टेंस का कांसेप्ट कहां कवर्ड है, 7 सबसेक्शन 1 में। देखिए क्या लिखे, इन ऑर्डर टू बी लीगली इफेक्टिव द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर, even a slight deviation from the terms of offer makes the acceptance invalid. In effect, a deviated acceptance is regarded as a counter offer in law. तो जनरली लॉ में कैसा माना जाता है, एक काउंटर ऑफर माना जाता है कि आपने उसके ऑफर को रिजेक्ट करके उसके बदले क्या दे दिया, उसको एक काउंटर ऑफर दे दिया। अच्छा, दूसरी बात, ऑफर को एक्सेप्ट, एक तो आपने कहा कि बिल्कुल उसी हूबहू टर्म्स में करना है जैसे हम बोल रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं बेटा किस तरीके से करना है। उन्होंने कहा जी ऑफर की एक्सेप्टेंस देनी होती है इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, अनलेस आपका ऑफरर अपने ऑफर में ही एक्सेप्टेंस का कोई तरीका बताए। यूजुअल तरीका क्या होता है, बाय वर्ड्स, फोन से जवाब दे दो, मेल से जवाब दे दो, चिट्ठी से जवाब दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत, दिस इज यूजुअल मैनर। कोई तरीका नहीं बताएगा तो आप यूजुअल तरीके से एक्सेप्टेंस दे दीजिए। बट अगर आपका ऑफरर बेटा एक तरीका पकड़ के बैठ गया है, वो कहता है मुझे मेल से ही एक्सेप्टेंस चाहिए, तो ऐसे केस में अगर आप मेल से एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तो कायदे से आप डिविएटेड एक्सेप्टेंस दे रहे हो। तो उसने मेल से मांगी, बेटा मैंने चिट्ठी भेज दी, क्या मैंने डिविएटेड भेजी है? यस। क्या इससे ऑफर खत्म हो गया? कायदे से 7(1) के हिसाब से यस, जैसे डिविएटेड एक्सेप्टेंस देते हो मेन ऑफर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन बेटा 7(2) एक्सेप्शन बनाता है, वो कहता है 10 लाख की जगह 9,90,000 बोलना अलग डिविएशन है, और मेल की जगह चिट्ठी भेज देना ये भी डिविएशन है, बट ये अलग है, क्योंकि यहां पर टर्म्स की डिविएशन नहीं हुई है, यहां पर मोड की डिविएशन हुई है। और अगर मोड की डिविएशन होती है तो 7(2) भी कहता है ये डिविएटेड ही है, बट यहां पर ऑटोमेटिकली ऑफर खत्म नहीं हो जाएगा। आपके ऑफरर को एक बार दोबारा बोलेगा वो कि मुझे मेल से चाहिए, चिट्ठी से नहीं। वो दोबारा इंसिस्ट करेगा कि मुझे मेरे तरीके से ही एक्सेप्टेंस दो, और फिर भी आप उसको उसके तरीके से नहीं देते, अब रिजेक्टेड है। बट जब आपने चिट्ठी भेजी उसने सामने से कुछ नहीं बोला, 7(2) कहता है हम मानेंगे उसने आपकी डिविएटेड एक्सेप्टेंस को अपना कंसेंट दे दिया है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया है। तो बेटा मोड के केस में एज ऑफरर आपके ऊपर ना जिम्मेवारी आ जाती है। अगर आपको अपना मोड बहुत प्यारा है कि मुझे इसी मोड से ही एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, तो किसी और मोड से एक्सेप्टेंस आने पर आप उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्शन नहीं मान सकते, आपको सामने से इंसिस्ट करना पड़ता है कि मुझे मेरे मोड से ही दो। अगर तब भी नहीं आती मोड से, तीसरी बार नहीं बोलूंगा, अब ऑफर क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया। लेकिन आपने दूसरी बार भी नहीं बोला, ऐसे केस में फिर कानून क्या मानता है कि आपको चिट्ठी से कोई तकलीफ नहीं है, आपको वो क्या माना जाएगा,
कि आपने एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ली। यहाँ बेटा 7(1) में और 2 में फिर डिफरेंस आता है। 7(1) पहली बार में छूटते ही क्या कहता है, वॉइड है। 7(2) पहली बार में कहता है नहीं एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और 7(2) क्या कहता है, एक मौका मिलेगा। लेकिन एक मौका हर जगह मिलता है नहीं, केवल कहां मिलता है, जहां मोड की एक्सेप्टेंस या जहां मोड का आपने क्या किया है, डिविएशन किया। तो देखिए क्या लिखा, if the offerer prescribes no mode of acceptance, the acceptance must be communicated according to some usual or reasonable mode. But if the offerer prescribes a mode of acceptance, the acceptance given accordingly will no doubt be a valid acceptance, even if the prescribed mode is funny. बड़ा अजीब सा कोई तरीका भी बता दे। However, according to 7 subsection 2, in cases of deviated acceptance, the proposer may within reasonable time, proposer मतलब offerer, after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal should be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the deviated acceptance. लेकिन अगर आप ये दोबारा नहीं बोलते तो हम मान लेंगे आपने एक्सेप्टेंस को क्या आपने उसने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। देन जब मैं ये कह ही रहा हूं आप मोड बता सकते हो, बेटा एक मोड है जो आप नहीं बोल सकते हो, साइलेंस। आप ये कह सकते हो चिट्ठी से भेजो, मेल से भेजो, ये करो वो करो, बट तुम ये कहोगे कि तुम चुप रहोगे तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ये अलाउड नहीं है। सिर्फ एक मोड है एक्सेप्टेंस का जो अलाउड नहीं होता, साइलेंस कभी क्या नहीं होता है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होता। ये बात उससे मैच खाती है। आप अपने ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं रख सकते जिसकी नॉन कंप्लायंस क्या मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस। उसी बात को हमने क्या लिखा, साइलेंस कभी क्या नहीं होती है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होती। देन बेटा एक्सेप्टेंस को लेकर दो इंपॉर्टेंट बातें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। जैसे बेटा आपका ऑफर जब तक ऑफरी तक नहीं पहुंचता वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, ऐसे ही आपकी एक्सेप्टेंस जब तक किसके तक नहीं पहुंचती, ऑफरर तक कम्युनिकेट नहीं होती, तब तक वो क्या नहीं मानी जाती है, एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है। तो इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक मेंटल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं होती। सामने वाले ने आपको ऑफर दिया, आप मन ही मन सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने चिट्ठी लिखी, ड्रॉर में रख ली, ड्रॉर से पोस्ट करना ही भूल गए, ये भी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्टेंस तब तक एक्सेप्टेंस नहीं है जब तक वो किसके पास ना पहुंचे, ऑफरर के पास। दूसरा, कई बार बेटा ऑफरर के पास नहीं पहुंचती, आप ऑफरर को नहीं बताते बट किसी और को बता देते हो। क्या किसी और को बताने से एक्सेप्टेंस हो जाएगी? नहीं। इस किसी और को बताने के लिए बेटा एक केस लॉ आया था हमारे पास, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली का केस लॉ, जहां पर एक अंकल ने बेटा अपने नेफ्यू को बोला था कि क्या आप अपना हॉर्स मुझे सेल करेंगे। नेफ्यू ने अंकल को तो जवाब नहीं दिया था, बट अपने सर्वेंट को बोल दिया था ये हॉर्स किसी को मत बेचना, ये मुझे मेरे अंकल को बेचना है। तो उसके दिमाग में एक्सेप्टेंस चल रही थी, उसने वो दिमाग से निकालकर अपने सर्वेंट को भी बोली, लेकिन सर्वेंट को बोली, ये बात किसको नहीं बोली, अंकल को नहीं बोली। तो ये बोला, माना गया कि एक्सेप्टेंस अभी भी क्या नहीं है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब उस सर्वेंट ने बेटा वो किसी और को बेच दिया था हॉर्स, तो अंकल के पास कोई राइट नहीं था कि वो सर्वेंट के अगेंस्ट क्या कर सकें, सूट फाइल, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ ही नहीं था, आपका ऑफर अभी तक क्या नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो पहली बात हमारे यहां से क्या समझ आई कि सर आपकी एक्सेप्टेंस ऑफरर तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। मेंटल एक्सेप्टेंस, किसी और को दी हुई एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस नहीं होती। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस कौन दे, देनी है ऑफरर को, ये समझ आता है, अब कौन दे। उन्होंने कहा जी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए ऑफरी की तरफ से या उसके ऑथराइज्ड एजेंट की तरफ से। अगर उसके अलावा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन ऑफरर को बोल देता है कि हाँ तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, वो क्या नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट। जैसे इसी केस के अंदर बेटा उस सर्वेंट ने अनऑथराइज्डली जाकर अंकल को बता दिया कि हाँ मुझे तुम्हारे नेफ्यू ने बताया कि वो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने वाला है, क्या आप इसे एक्सेप्टेंस मान लेंगे? नहीं। ऑफरी तक पहुंचनी भी चाहिए और अपने ऑफरर तक पहुंचनी भी चाहिए, और कैसे पहुंचनी चाहिए, या तो ऑफरी खुद बताए या उसका कोई ऑथराइज्ड बंदा जाकर क्या करे, ऑफरर को बताए, तब और तब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की हुई मानी जाएगी। इसके लिए बेटा एक केस आया था बाय द नेम ऑफ पॉवल वर्सेस ली। पॉवल वर्सेस ली के केस में क्या था बेटा, एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यू के बाद उसको अनऑफिशियली किसने बता दिया कि तुम सेलेक्ट हो गए, लेकिन जब बहुत समय तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया, उसने जाकर कंपनी को सूट फाइल कर दिया कि मैं इंटरव्यू देने आया था, ऑफर था, तुम्हारी तरफ से एक्सेप्टेंस आई थी, तुम मुझे रख क्यों नहीं रहे? उसने कहा हमने कब एक्सेप्टेंस दी है? उन्होंने कहा तुम्हारे पैनल में से एक बंदे को मैं जानता था, उसने बताया था कि मैं सिलेक्ट हो गया।
अब क्या ये बेटा कम्युनिकेशन है? नहीं, क्योंकि ना ही ऑफरी ने करी, ना ही किसी उसके ऑथराइज पर्सन ने। अनऑथराइजली आपको पता चला। अनऑथराइजली पता चलना क्या नहीं होता है? एक्सेप्टेंस नहीं होता। देन एक्सेप्टेंस कब तक देनी है? अगर बेटा कोई समय बताया गया है तो तब तक देनी है, और अगर कोई समय नहीं बताया गया है तो रीजनेबल टाइम में देनी है। इन अदर वर्ड्स, ऑफर को अगर बहुत समय तक एक्सेप्ट ना किया जाए तो वो टाइम खत्म हो जाने की वजह से क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। रीजनेबल टाइम क्या है? ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर। शायद कुछ जगहों पर 1 महीना भी रीजनेबल लगे, कुछ जगहों पे 5 दिन में भी ऑफर को क्या ना लगे, रीजनेबल ना लगे। तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस देनी होती है। और ये बात बेटा मैंने आपको कराई दी कि एक बार ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, आप उसको तब तक दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक वो क्या नहीं होता है? रिन्यू नहीं होता है। तो रिजेक्टेड ऑफर्स कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ दे आर रिन्यूड। जब तक आप उन्हें रिन्यू नहीं करेंगे तब तक वो क्या नहीं किए जा सकते हैं? एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। तो अगर हम एक्सेप्टेंस की बात देखें, फिर एक्सेप्टेंस के बारे में बेटा 8 पॉइंट हमने देखे। नंबर 1, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, उसी मोड में होना चाहिए जो बताया गया है। लेकिन अगर यहां पर आप मोड में नहीं दोगे तो एक मौका दोबारा मिलेगा। साइलेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरर को। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए एक्सेप्टर की तरफ से या उसके ऑथराइज पर्सन की तरफ से। एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में, और अगर टाइम बताया गया है तो उस टाइम के अंदर अंदर होनी चाहिए। और एक बार आपके ऑफर रिजेक्ट हो जाए, उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसे क्या ना किया जाए? रिन्यू ना किया जाए। ठीक है जी, ये वाली बात हो गई। अब आइए बेटा इसके तीसरे टॉपिक पे, आपका ऑफर कब कब लैप्स हो जाता है? लैप्स और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर कब कब खत्म हो जाता है या लैप्स हो जाता है? नंबर 1, ये पॉइंट आपने कवर कर लिया। एन ऑफर लैप्सेस आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम और रीजनेबल टाइम। तो अगर उस ऑफर में एक समय बताया गया था कि 7 दिन तक एक्सेप्टेंस दे देना, 7वें दिन के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। कोई समय नहीं बताया गया था तो एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ऑफर का खत्म होने का पहला तरीका सर स्टिपुलेटेड, यानी कि बताया हुआ, या बताया हुआ नहीं तो रीजनेबल टाइम क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। दूसरा, an offer lapses by not being accepted in the mode prescribed, and if no mode is prescribed in some usual or reasonable manner। वही बेटा 7(2) कि कोई मोड बताया है तो उस मोड में आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर क्या होगा? लैप्स। लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, एक बार आपको ऑफरर मौका देगा, तब भी अगर आप उस मोड से एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तब ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। नंबर 3, रिजेक्शन, सबसे गंदा तरीका। आपने क्या कर दिया? ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बेटा 3 तरीके होते हैं। एक्सप्रेसली रिजेक्ट करना, उसने कहा विल यू बाय माय कार, मैंने कहा नो, बात खत्म। दूसरा, उसने कहा विल यू सेल मी योर कार फॉर 10 लाख, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बेटा अगले दिन अपनी कार किसी और को बेच दी, मुझे नो बोलने की जरूरत है नहीं। एक्सप्रेसली भी रिजेक्शन होती है, इंप्लाइडली भी होती है, डिविएटेड एक्सेप्टेंस से भी होती है। तो एक्सेप्टेंस को ये कह लीजिए, एक ऑफर को रिजेक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। क्या क्या? एक्सप्रेस, इंप्लाइड, या उसको एक काउंटर ऑफर फेंक दो सामने से, ऑटोमेटिकली आपने उसके ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो एक ऑफर कैसे लैप्स होता है? रिजेक्शन से। रिजेक्शन ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, डिविएटेड एक्सेप्टेंस से भी हो सकती है। देन ये इंपॉर्टेंट है, एन ऑफर लैप्सेस बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और ऑफरी बिफोर एक्सेप्टेंस। यहां बेटा 2 बातें हैं, ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी हो जाती है या ऑफरी की डेथ या इंसैनिटी हो जाती है। ऑफरी की होती है तो लंबी चौड़ी टेंशन नहीं है, आपने ऑफर दिया, इससे पहले सामने वाला ऑफर एक्सेप्ट कर पाता, वो उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है। नॉर्मल रूल, एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। तो ऑफरी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके ऑफर को क्या नहीं कर पाएगा? एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा रूल है, ऑफरी की डेथ, ऑफरी का इंसैनिटी आपके ऑफर को खत्म कर देती है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं रहा जो एक्सेप्ट कर सकता था, अब क्या हो पाएगा। लेकिन उल्टी कहानी, जिसने ऑफर दिया बेटा उसकी डेथ हो जाती है। यहां उन्होंने कहा डिपेंड करेगा कि ऑफरी जब एक्सेप्टेंस दे रहा था क्या उसको डेथ और इंसैनिटी की नॉलेज थी। अगर ऑफरी को पता था कि ऑफरर की डेथ हो गई है, उसी क्षण ऑफर लैप्स हो जाएगा, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। बट अगर ऑफरी ने इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, विदाउट नॉलेज ऑफ द फैक्ट कि ऑफरर की डेथ हो गई है, इंसैनिटी हो गई है, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी,
तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अगर मान लीजिए बेटा कोई घर बेचने का ऑफर था, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो बात पूरी करनी पड़ेगी? यस, करनी पड़ेगी। तो कहानी क्या है, ऑफरी में तो ज्यादा चिक नहीं है, ऑफरी की डेथ या इंसैनिटी ऑफर को लैप्स कर देती है, बट ऑफरर में देखना पड़ता है कि नॉलेज है या नहीं है। अगर नॉलेज है तो ऑफर लैप्स हो चुका है, अगर नॉलेज नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर के अंदर आ जाएगा। देन पांचवी बात, ऑफर तब लैप्स होता है बेटा जब ऑफरर अपना ऑफर वापस ले लेता है। वापस लेने को क्या बोलते हैं? रिवोकेशन। रिवोकेशन कब तक हो सकती है? जब तक उसकी क्या नहीं की गई है, एक्सेप्टेंस नहीं की गई। इससे पहले आप एक्सेप्टेंस करें और ऑफर के पास हमेशा ये राइट है कि वो अपना ऑफर क्या कर ले, वापस ले ले। इसको बोलते हैं लैप्स ऑफ ऑफर बाय रिवोकेशन। दो आखिरी तरीके, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। आपने बेटा ऑफर देते समय ही एक कंडीशन लगाई थी, ये ऑफर आप तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जब पहले आप ये बात पूरी कर लो। तो आपने एक व्यक्ति को बोला विल यू बाय माय कार फॉर ₹10 लाख या विल यू बाय माय हाउस फॉर this लाख, बट ये ऑफर तभी एक्सेप्ट हो सकता है अगर आप फलानी पोजीशन पे अपॉइंट हो जाओ, अगर आप फलाना कंडक्ट कर लो। आपने एक पर्सन को ऑफर दिया कि मैं आपको लोन दूंगा अगर आप इस व्यक्ति से मैरिज कर लो। अब ये सारे ऑफर बेटा किस पे डिपेंडेंट है? किसी कंडीशन की फुलफिलमेंट पर। अगर वो कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो क्या वो व्यक्ति आपका ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। आप ऐसे केस में आपका ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो अगर आप अपने ऑफर में कोई कंडीशन लगा रहे हो जो पूरी होनी चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले, और वो कंडीशन ही क्या नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपका ऑफर क्या नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट। और क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऑफर क्या हो गया, लैप्स हो गया। और लास्ट बात बेटा, आपका ऑफर इससे पहले एक्सेप्ट हो पाता, वो इम्पॉसिबल या इलीगल हो गया है। तो बैंकेट हॉल वाली कहानी अभी वहां तक पहुंची ही नहीं कि आपने एग्रीमेंट किया। आपने उसे बोला कि मैं आपको अपना बैंकेट हॉल 10,000 रुपए के लिए, 15,000 रुपए के लिए, 20,000 रुपए के लिए एक रात में देने को तैयार हूं। उसने कहा चलो मैं परसों तक जवाब देता हूं आपको। बेटा अगले दिन ही उसमें आग लग गई। ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी बना ही नहीं। ये कौन सी सिचुएशन है? अब ऑफर ही नहीं रहा, क्योंकि जिस चीज का आपने ऑफर दिया था वो चीज ही क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। आपने अपना हॉर्स बेचने का ऑफर दिया, उसने कहा मैं सोच के बताता हूं, बट अगले दिन हॉर्स की डेथ हो गई। तो ये कौन सा केस है? एन ऑफर लैप्सेस बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इससे पहले एक्सेप्टेंस आ पाती अगर आपका ऑफर ही इलीगल हो गया है या आपका ऑफर ही इम्पॉसिबल हो गया है। ऐसे केसेस में फिर क्या हो जाता है, ऑफर लैप्स हो जाता है। तो बेटा ये एक अच्छा 7 मार्कर क्वेश्चन है कि एक ऑफर कब कब रिवोक होता है, कब कब लैप्स होता है। नंबर 1, स्टिपुलेटेड टाइम में या रीजनेबल टाइम में ना एक्सेप्ट होने पर। नंबर 2, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो उस मोड में एक्सेप्टेंस ना देने पर। नंबर 3, रिजेक्शन से। नंबर 4, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर या ऑफरी से। नंबर 5, रिवोकेशन से। नंबर 6, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट से। नंबर 7, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर से। ठीक है जी, 3 बातें बेटा पूरी होगी। फिर नंबर 1, ऑफर क्या होता है, उसके लीगल रूल्स। एक्सेप्टेंस क्या होती है, उसके लीगल रूल्स। ऑफर कब कब लैप्स हो जाता है, कब कब खत्म हो जाता है। चौथा टॉपिक इस चैप्टर का आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ये सेक्शन 4 और सेक्शन 5 का टॉपिक है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कब, उनकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट की हुई मानी जाती है। थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिमाग खाता है टॉपिक। क्या कहानी है इसके बेटा, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। कुछ ऐसी कहानी थी कि हमने पहले तो 3 रूल याद किए थे। 3 रूल थे क्या? उन्होंने कहा जी ऑफर तब कंप्लीट होता है जब वो सामने, ऑफर की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब उसकी नॉलेज सामने वाले को मिल जाती है। तो अगर आप एक ऑफर का लेटर लिख रहे हैं तो ऑफर कम्युनिकेट हुआ कब माना जाएगा? जब आपका ऑफर का लेटर सामने वाले तक पहुंच जाएगा। तो व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है बेटा? एक्सेप्टेंस 2 लोगों के लिए अलग अलग समय पे कंप्लीट होती है। ऑफरर के लिए, जिसने ऑफर डाला था, उसके लिए एक्सेप्टेंस उसी क्षण कंप्लीट हो जाती है जब सामने वाला चिट्ठी डाल देता है। और जिसने एक्सेप्टेंस डाली है उसके लिए एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब वो चिट्ठी कहां पहुंच जाती है? आपके ऑफर के पास पहुंच जाती है। तो 2 कहानियां मैं याद की थी। ऑफर तब कंप्लीट होता है जब उसकी नॉलेज सामने वाले को मिलती है,
एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए तब कंप्लीट होती है व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। एक्सेप्टर के लिए तब कंप्लीट होती है जब वो कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, सामने वाले के पास पहुंच जाती है। फिर सर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। रिवोक के लिए रूल सेम है, जो पर्सन रिवोक कर रहा होता है, आप ऑफर कर रहे हो या एक्सेप्टेंस कर रहे हो, जो पर्सन रिवोक कर रहा होता है उसके लिए रिवोकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो चिट्ठी डाल देता है, और जिसके अगेंस्ट रिवोकेशन पूरी हो रही होती है उसके लिए तब पूरी होती है जब वो चिट्ठी उसके तक पहुंच जाती है। और इस सारी लड़ाई के बाद बेटा हमने दो रूल याद रखने थे कि अगर आपने अपना ऑफर रिवोक करना है, आप अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो, आप अपना ऑफर तब तक रिवोक कर सकते हो जब तक सामने वाला उसकी एक्सेप्टेंस ना दे दे। सामने वाला एक्सेप्टेंस दिया हुआ कब माना जाएगा, जब उसने चिट्ठी डाल दी। तो इससे पहले वो अपना एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट करे, आपको अपने रिवोकेशन ऑफ ऑफर की चिट्ठी उसके तक पहुंचानी है, तब आपकी रिवोकेशन क्या हो पाएगी, वैलिड हो पाएगी। ऐसे ही एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है, जब तक बेटा एक्सेप्टेंस की चिट्ठी ऑफर तक नहीं पहुंच जाती। अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है तो आप ये सोचो कि आपकी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी से पहले आपके रिवोकेशन की चिट्ठी पहुंच जाए, नहीं तो आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो दो रूल याद रखने वाले हैं, ऑफरर अपनी चिट्ठी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट होने से पहले पहुंचा दे, और एक्सेप्टर को अगर अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है तो वो एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पहुंचने से पहले अपनी क्या पहुंचा दे, रिवोकेशन पहुंचा दे। अच्छा जरूरी है चिट्ठी से ही पूछा है, नहीं, रिवोकेशन किससे भेज दे, मेल से भेज दे। तो अगर पहले मेल पहुंच जाएगा और चिट्ठी बाद में पहुंचेगी, आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो चुकी है, रिवोक हो चुकी है। ठीक है जी। फिर बेटा इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, ये तो रूल थे, ऑफर कब, ऑफर ही कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। हमने कहा जी द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, व्हेन द लेटर कंटेनिंग द ऑफर रीचेस द ऑफरी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट प्रपोजर, यानी कि जो ऑफर कर रहा है उसके लिए कब कंप्लीट होती है, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होती है, जब ये किसके नॉलेज में आ जाती है, प्रपोजर के नॉलेज में। और अगर आप रिवोकेशन कर रहे हैं तो ये नहीं देखा जाएगा कि आप ऑफरर है या ऑफरी हो, ये देखा जाएगा तुम रिवोकेशन करने वाले हो या वो है जिसको अगेंस्ट रिवोकेशन हुई है। अगर आप रिवोकेशन करने वाले हो तो अगर आप ऑफरर हो तो आप ऑफर की रिवोकेशन कर रहे होगे, एक्सेप्टर हो तो किसकी कर रहे होगे, एक्सेप्टेंस की। कब पूरी हो जाएगी, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और अगर आपके खिलाफ रिवोकेशन हुई है तो जब तक आपको रिवोकेशन मिलेगी नहीं तब तक रिवोकेशन आपके लिए नहीं हुई है। दोनों बातों को जोड़ के बेटा हमने एक रूल बनाया था। एक ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है, a proposal may be revoked at any time before communication of its acceptance is complete as against the proposer। एक ऑफरर अपनी ऑफर तब तक रिवोक कर सकता है जब तक ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब होती थी, जब सामने वाला चिट्ठी डाल देता। तो सिंपल सी बात है बेटा, नॉर्मल रूल है, ऑफर तब तक रिवोक हो सकता है जब तक एक्सेप्ट ना हो। तो ऑफरर के लिए ऑफर जब एक्सेप्ट होता है वो तब तक अपना ऑफर क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। ऑफरर के लिए ऑफर कब एक्सेप्ट हो जाता है, जब चिट्ठी डल जाती है। एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस तब तक रिवोक कर सकता है जब तक उसके लिए एक्सेप्टेंस पूरी ना हो जाए। उसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती थी, जब आपके पास चिट्ठी आ जाती थी। तो उससे पहले पहले अगर वो आपके पास रिवोकेशन चिट्ठी पहुंचा दे तो एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। तो मैंने सिंपल भाषा में लिखा, टू रिवोक एन ऑफर द लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर मस्ट रीच द ऑफरी बिफोर ही पोस्ट हिज एक्सेप्टेंस, एंड टू रिवोक एन एक्सेप्टेंस the letter of revocation should reach the offerer before the letter of acceptance reaches him। ना लास्ट बात, दो बातें बेटा में याद रखने वाली। हुआ क्या सर, सामने वाले ने ना मुझे एक्सेप्टेंस की चिट्ठी डाली, मैंने उसको ऑफर भेजा, उसने सामने से एक्सेप्टेंस की चिट्ठी डाली, बट वो चिट्ठी रास्ते में खो गई, मेरे पास कभी आई ही नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या हुई, सर मैं ऑफरर हूं, एक्सेप्टर सामने से आके खड़ा है और दिखा रहा है देख मैंने चिट्ठी पोस्ट की थी। मेरे लिए एक्सेप्टेंस उसी क्षण पूरी हो जाती है जैसे ही चिट्ठी पोस्ट होती है, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। क्या मैं बाउंड हूं, यस। भले ही मेरे पास एक्सेप्टेंस की चिट्ठी नहीं आई, मुझे एक्सेप्टेंस की चिट्ठी नहीं चाहिए होती, मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो जाती है, जब लेटर पोस्ट हो जाता है। तो रास्ते में खो भी गया तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड। लेकिन एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसके लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है, जब चिट्ठी पहुंचती है, और चिट्ठी पहुंची नहीं। उसके पास बेटा एक बहुत खतरनाक हथियार है, वो किसी भी क्षण मेरे हाथ में क्या पकड़ा देगा,
रिवोकेशन, क्योंकि अभी तक चिट्ठी पहुंची नहीं, वो क्या कर सकता है, रिवोक। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये जो पर्सन जिसने चिट्ठी डाली थी ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा ले, ये कहकर कि देखो मैंने तो चिट्ठी डाली थी, मैं बाउंड हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता, और चाहे तो क्या कर ले, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स ना कराए, ये कहकर कि कभी कोई चिट्ठी आएगी, ये ले पहले रिवोकेशन रख। अब इस पर्सन के पास बेटा ऑप्शन आ गया है कि ये चाहे तो अफॉर्म करा ले, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना कराए। सिंपल भाषा में बेटा जब एक एक्सेप्टेंस की चिट्ठी खो जाती है तो एक्सेप्टर एक प्रिविलेज पोजीशन पे आ जाता है, वो चाहे तो अपने ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा सकता है, चाहे तो अपने ऑप्शन पर क्या करा सकता है, परफॉर्म नहीं करा सकता। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक व्यक्ति के ऑप्शन पे परफॉर्म हो सकता है और उसी के ऑप्शन पे ना परफॉर्म हो सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है। आपको समझ आ रहा है, चिट्ठी खोने का फायदा कौन उठाता है, एक्सेप्टर जो चिट्ठी डालता है। अब वो हमेशा चाहता होगा खो जाए, तो हमें एक बात इंश्योर करनी है, ये रूल तब लगेगा जब चिट्ठी एक्चुअल में पोस्ट हो, एक्चुअल में एड्रेस्ड हो, और यानी करेक्टली एड्रेस्ड हो और प्रॉपरली पेड हो। तुमने उसको सच में पोस्ट किया था, सही एड्रेस के साथ पोस्ट किया था, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी जो लगानी होती है वो दे के किया था, यानी कि तुम्हारी गलती से नहीं खोया, तुमने जानबूझ के गलत एड्रेस डाला खो जाए, तब ये रूल लग पाएगा नहीं। तो आपको क्या क्या साबित करना है कि एक्चुअल में करेक्टली एड्रेस्ड है, करेक्टली पोस्टेड है, करेक्टली स्टैम्प्ड है, और फिर भी खो गई है, तो फिर एक्सेप्टर के पास क्या आ जाएगी, एक प्रिविलेज पोजीशन। देखिए बेटा लैंग्वेज यहां से जल्दी का क्वेश्चन आ जाता है, इफेक्ट ऑफ डिले और लॉस्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इन पोस्टल ट्रांजिट। अगर एक्सेप्टेंस का लेटर खो जाता है तो एज फार एज ऑफरर इज कंसर्न, जहां तक बेटा ए का सवाल है, ऑफरर का सवाल है, ही इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस द मोमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, although the letter is delayed or wholly lost through an accident of the post or the letter never in fact reaches it, तो वो तो बाउंड हो जाएगा भले चिट्ठी उसे पहुंचे ना पहुंचे। But in order to bind the offerer, the letter of acceptance must be correctly addressed, properly stamped and clearly posted. So far as acceptor is concerned, जिसने वो चिट्ठी डाली थी, he is not bound by the letter of acceptance till it reaches the offerer. Thus, acceptor is at an advantage if the letter is delayed or lost in transit, as contract remains voidable at his option. तो चिट्ठी खोने से बेटा फायदा किसको हो जाता है, एक्सेप्टर को हो जाता है। अच्छा दूसरी बात बेटा, एक्सेप्टर ने चिट्ठी भेजी एक्सेप्टेंस की, थोड़े दिन बाद उसने मन बदला, उसने भेजी रिवोकेशन की। रिवोकेशन पहले आ जाएगी तो रिवोकेशन वैलिड, एक्सेप्टेंस पहले आ जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दोनों एक साथ आ गई। यहां बेटा क्वेश्चन आता है कि क्या पहले पढ़ा जाता है, किस चीज की नॉलेज पहले ऑफरर को आती है। तो मान लीजिए मैंने मेल डाला है रिवोकेशन का, चिट्ठी डाली है एक्सेप्टेंस की, तो ये देखना पड़ेगा पहले क्या पढ़ा गया। अगर पहले मेल पढ़ा गया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि रिवोकेशन हो गई, पहले चिट्ठी पढ़ी गई तो क्या हो गया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो इसको बेटा हमने बोला जी, इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन, ताकि थोड़ा थोड़ा जल्दी पूछाना पड़ता हो ना, फास्ट मीडियम चाहिए। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन आर डिलीवर्ड टू द ऑफरर एट द सेम टाइम। इन सच सिचुएशन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल डिपेंड अपॉन अ मैटर ऑफ चांस। If the offerer reads the letter of acceptance first and then telegram, a binding contract will arise. But if the offerer reads the telegram of revocation of acceptance first, there will be no binding contract because communication of revocation comes to the offerer's notice first. तो ये आपके पेपर में आने वाला दूसरा सवाल है। तो बेटा अक्सर इस वाले में से ना यही दो क्वेश्चन आते हैं, चिट्ठी खो गई या रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ पहुंच गई, क्या करना है। अच्छा चिट्ठी वाली बात तो बेटा निपटा दी, एक बात और निपटानी थी, टेलीफोन। अगर कॉन्ट्रैक्ट किस पे हो रहा है, टेलीफोन पे हो रहा है, तो ऑफर एक्सेप्टेंस पे क्या रूल लगेगा। मैंने कहा देखो वहां ना चिट्ठी वाली बात नहीं लग सकती, क्योंकि टेलीफोन एज गुड एज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने खड़े होकर बात कर लो या फोन पे बात कर लो, बात तो उसी स्पीड से ही होती है। तो अक्सर यहां पर आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दी, बात खत्म। अब तो एक्सेप्टेंस वापस लेने का, ऑफर वापस लेने का कोई मौका ही नहीं होता। लेकिन अगर आप बेटा एक फोन के अंत पर एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ये जरूरी है आपकी एक्सेप्टेंस ऑफरर तक पहुंचे। अगर आपने पहली बार बोला और उसको सुना नहीं, दूसरी बार बोला उसने कहा क्या कह रहे हो, तीसरी बार बेटा फोन कट गया,
अभी तक क्या नहीं हुई है, एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, और आपका फोन कटा, आप दोबारा मिला रहे थे, इससे पहले उसका मैसेज आ गया मैं ऑफर वापस ले रहा हूं, क्या वो ले सकता है? यस। तो टेलीकम्युनिकेशन में भी वैसे तो इंस्टेंटेनियस होता है, बट कंसीडरिंग कभी इंस्टेंटेनियस इमीडिएटली ना हो पाए, तो एक्सेप्टेंस तब एक्चुअल में कंप्लीट होगी जब वो ऑफर तक पहुंचे। रूल तो बेटा सेम ही रहेगा, एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक किसे ना मिले, ऑफरर को ना मिले। तो अगर आपकी आवाज ऑफरर तक किसी कारण से नहीं पहुंच पा रही, लाइन डेड हो गई है, तो एज एक्सेप्टर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जब आप एक्सेप्टेंस देते हैं फोन पर, तो आपकी एक्सेप्टेंस कायदे से सामने वाला ऑफरर सुने समझे, तब जाकर क्या हो पाएगी, एक्सेप्टेंस हो पाएगी। तो देखें क्या लिखा, when the parties negotiate a contract over telephone, no question of revocation can possibly arise। जनरली तो ये नहीं हो पाता, for in such instantaneous communication a definite offer is made and साथ के साथ क्या हो जाता है, it is accepted at once at the same time। तो आपने हाँ बोला, उसने कहा हाँ, मौका ही नहीं मिला रिवोकेशन करने का। But if the acceptance is in fact not communicated to the offerer because the telephone suddenly goes dead, there will be no contract। The offeree therefore must make sure that his acceptance is received, heard and understood by the offerer, otherwise there is no binding contract। कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और एक बड़ा टॉपिक इसके अंदर और होता है जो मैंने चार्ट में नहीं डाला है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, या इसका दूसरा नाम है प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप खुद बैठकर ऑफरर के साथ नेगोशिएट नहीं करते। जनरली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक ऑफरर होता है, एक ऑफरी होता है, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो ना ऑफरर ने पहले से ही बना के रखे होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के, आपके लिए बदले नहीं जाएंगे। आपको लेने हैं तो यही कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं लेना तो आपकी इच्छा। अब बेटा कई जगह आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जहां पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी करने की ताकत होती ही नहीं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ऑफरर ने खुद ही तय की होती हैं, आप बस साइन करते हो और क्या कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बेटा होटल में कमरा लेना, वह आपके हिसाब से टाइमिंग डिसाइड होती है, सारा कुछ कौन डिसाइड करके बैठा होता है, होटल की इतने बजे चेक इन होगा, इतने बजे चेकआउट होगा, इस चीज का इतना प्राइस है, ये काम इतने बजे होगा, ब्रेकफास्ट इतने बजे होगा, लंच इतने बजे होगा, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। आपको रहना है तो उनके रूल्स के हिसाब से रहो, नहीं रहना तो कोई और होटल ढूंढो। ऐसे बेटा ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, सारे टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करता है, रेलवे ही डिसाइड करता है कि लेट होने पर क्या होगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने पर क्या होगा, ट्रेन अगर चली ही नहीं तो क्या होगा, सबका सब उन्होंने बता रखा है। तुम कहते हो हमसे भी कुछ पूछ लो, नहीं बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी नहीं चलती। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्ट्रैक्ट की कमी समझ गए आप? सर ये कॉन्ट्रैक्ट ना बहुत ज्यादा उस पार्टी के फेवर में झुके हुए होते होंगे जो उन्हें बनाता होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी बड़े जब कॉन्ट्रैक्ट बना लेती होगी, कॉन्ट्रैक्ट को कैसा ही बनाती होगी, अपने फायदे का ही बनाती होगी। पहली बात तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? लॉ ने कहा यस वैलिड है, बट इन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए ना 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, इन स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, इन प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्चुअल में आपके एक्सेप्टर के पास, ऑफरी के पास कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते समय बताई गई होनी चाहिए। तो यू शुड टेक ऑल दो स्टेप्स विच आर नेसेसरी कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते समय वो टर्म्स एंड कंडीशंस किसको पता चलें, सामने वाले व्यक्ति। यानी कि बेटा जब होटल में कमरा ले रहा हूं तो ये होटल की जिम्मेवारी है कि कमरा लेने से पहले मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए। ये रेलवे की जिम्मेवारी है कि ट्रेन में बैठने से पहले मुझे क्या समझाए, टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये बताने का तरीका क्या, एक एक को पढ़ के बताता रहूं? नहीं बेटा, अक्सर टिकटों के पीछे छाप दी जाती हैं, नोटिस बोर्ड लगा दिए जाते हैं। ऑनलाइन आप लिखो तो आप टिकट लेने जाते हो ना, नीचे एक बॉक्स बना होता है, टिक करो आई हैव रेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो आपको उसी समय क्या कह रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन हमने बता दी है, पढ़ के आना। नंबर 2, कब बतानी होती है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने से पहले। ये ना हो बेटा मैं होटल में कमरा ले लिया, कमरे में गया हूं, वहां के ड्रॉर में टर्म्स एंड कंडीशन पड़ी है, वो बताना है लेकिन लेट बताना है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं तो उसके बाद क्या नहीं बतानी है, टर्म्स एंड कंडीशन पहले बतानी। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस बता भी दी, मैंने साइन कर भी दी,
कल को अगर कोई टर्म एंड कंडीशन आर्बिट्ररी लगी मतलब जिसका पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आता, जो अनजस्टिफाइड लगती है, अनरीजनेबल लगती है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कि इसके बेटा केस आया हुआ है, इसके अंदर आपको मेनली मैंने उस केस के लिए ही पढ़ाया है। लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी का बेटा केस है। आपकी बुक में ना सिर्फ केस का नाम दिया हुआ है, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी का केस। ये लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी का केस क्या था? इसमें बेटा ये ना एक ड्राई क्लीनर है, लिली वाइट ड्राई क्लीनर्स का नाम था, उनका पूरा नाम था लिली वाइट ड्राई क्लीनर्स वर्सेस मन्नू स्वामी कस्टमर थे उनके। तो हुआ क्या बेटा, ड्राई क्लीनर्स भी आपके पास जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपने पैसे दिए, एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने बिल काट के दे दिया, आपने साइन करके ले लिया। उस बिल के पीछे ये लिखा हुआ था कि अगर ड्राई क्लीनिंग के दौरान कोड खराब हो जाता है, ये हमारी दुकान से चोरी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो दुकान सिर्फ लिली वाइट ड्राई क्लीनर्स ओनली 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ सूट देने के लिए लायबल होंगे। और एक्चुअल में बेटा इस केस के अंदर ना एक सूट खराब हो गया या चोरी हो गया, और सवाल ही उठा मन्नू स्वामी की तरफ से, वो कहता है ये 10% का क्या लॉजिक है, मेरा नया सूट चोरी हो गया और तुम उसकी 10% वैल्यू दोगे, दिस इज अनजस्टिफाइड। और वो कह रहे हैं तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और ये कह रहा था मेरे पास साइन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा हमने तो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा था, कहीं और से जाके करा लेते। और ये बात बेटा कोर्ट पहुंची कि अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट भी कर लेता हूं, क्योंकि मुझे काम कराना होता है उस समय, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आर्बिट्ररी निकलें, अनरीजनेबल निकलें, कोर्ट उन्हें स्ट्राइक डाउन कर सकता है क्या? यस, कोर्ट ने क्या कहा, हां मैं मानता हूं इसने 10% वाली कंडीशन मानी, बट ये 10% की कंडीशन बिना सर मुंह के लग रही है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ये आर्बिट्ररी लग रही है। बेटा आर्बिट्ररी का एक चेक होता है, ये पोटेंशियल मिसयूज हो सकती है। बेटा मन्नू स्वामी का लॉयर वहां खड़े होकर कह रहा था, सर अगर यही रूल रहा ना, इस दुकान से एक भी कोट ड्राई क्लीन होकर कभी वापस ही नहीं जाएगा, ये सबको चोरी कहकर बाहर बेच देंगे और 10% किसको पकड़ा देंगे हमें। ये तो अच्छा बिजनेस चल रहा है, ड्राई क्लीन थोड़े ना कर रहे हैं, ये हमारे सूट लेके उठा के बेच देते हैं और हमें कितना पकड़ा देते हैं, 10%। आपको बेटा आर्बिट्रेरीनेस दिख रही है, मैं ये नहीं कह रहा 100% दो, लेकिन 10% भी कहीं से क्या नहीं है आर्बिट्ररी। और ये वाला एक पॉइंट है बेटा जो आपको याद रखना है कि प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं, लेकिन अगर प्री ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन आर्बिट्ररी निकले, कोई टर्म्स एंड कंडीशन अनरीजनेबल निकले, तो बिकॉज ऑफ लिली स्वामी वर्सेस मन्नू स्वामी, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी की जजमेंट, आप उस कंडीशंस को कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं और कंडीशंस को क्या किया जा सकता है, स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। सिर्फ इतनी सी बात आपकी बुक में बताई हुई है, एक केस के नाम से, किस नाम से, लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी। विद दैट बेटा आपके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के 5 टॉपिक पूरे हो जाते हैं। हमने ऑफर कवर किया, उसके रूल्स कवर किए, एक्सेप्टेंस कवर किया, उसके रूल्स कवर किए, ऑफर कब कब रिवोक लैप्स हो जाता है वो कवर किया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है वो कवर किया। उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट, लेटर खो जाना इंपॉर्टेंट है और दोनों का एक साथ पहुंचना वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने इसके अंदर बात की है बेटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो जनरली वैलिड होते हैं, बट इसके अंदर एक केस का नाम याद रखना है आपको, लिली स्वामी वर्सेस लिली वाइट वर्सेस मन्नू स्वामी का केस, जहां पर आपका कहानी क्या है, वो कि आर्बिट्ररी कंडीशन हो तो आर्बिट्ररी कंडीशन जनरली स्ट्राइक डाउन कर दी जाती है। ठीक है जी, विद दैट बेटा आपका ऑफर एक्सेप्टेंस का काम तो हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा मैं अगले चैप्टर का आइडिया दे रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं कराऊंगा अभी। पहला बेटा जो एसेंशियल हमने कवर करना है वो है आपका कंसीडरेशन। तो हम सेक्शन 10 पर अब आए हैं कायदे से, जहां पहली बात कवर करने जा रहे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एक लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। तो जब आप कंसीडरेशन की बात करते हैं बेटा, कंसीडरेशन के बारे में ना 3 बातें याद रखनी जरूरी है। पहली बात तो कंसीडरेशन का बिल्कुल बेसिक मीनिंग क्या होता है। हमने कहा जी कंसीडरेशन मींस क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग फॉर समथिंग, इन अदर वर्ड्स इट इज अ प्राइस पेड फॉर अ प्रॉमिस। तो एक कंसीडरेशन वो होती है जब एक कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले के प्रॉमिस के बदले आप उसे क्या देते हैं, उसे क्या बुलाया जाता है, कंसीडरेशन। नंबर 2, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा, हर एग्रीमेंट के अंदर उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है, सिर्फ आप ही कुछ कर रहे हैं, सामने वाला बदले में कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। ये बात बोलता है बेटा सेक्शन 25। तो दूसरी बात यह है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक रूल है।
किसी भी एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं मिलेगी सामने से, एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। नंबर 3, ना केवल कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। सिर्फ कंसिडरेशन होने में मैं खुश नहीं हो जाऊंगा। आप पैसे दे रहे हो, बदले में सामने से ड्रग्स मिल रहे हैं, ड्रग्स मिलना बेटा अनलॉफुल कंसिडरेशन है, ये भी क्या नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। तो कंसिडरेशन होनी भी चाहिए, सामने से कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। और कंसिडरेशन जनरली 3 तरह की हो सकती है। ये कुछ करना हो सकता है, एक्ट हो सकती है, ये कुछ ना करना हो सकता है, एब्स्टिनेंस हो सकती है, ये कुछ करने या ना करने का केवल वादा भर हो सकती है, प्रॉमिस हो सकती है। तो कंसिडरेशन उस समय कुछ करना हो सकता है, उस समय कुछ ना करना हो सकता है, या कुछ करने या ना करने का प्रॉमिस हो सकता है। इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन में भी एक्ट, एन एब्स्टिनेंस और अ प्रॉमिस। और कंसिडरेशन बेटा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड कहां है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन डिफाइंड है 2 क्लॉज डी के अंदर। तो 2 क्लॉज ए में ऑफर था, 2 क्लॉज बी में एक्सेप्टेंस थी, 2 क्लॉज बी में ही प्रॉमिस था, 2 क्लॉज सी में ऑफरर और ऑफरी की डेफिनेशन थी, 2 क्लॉज डी में हमारे पास क्या आ गई, कंसिडरेशन। डेफिनेशन बाद में करेंगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम क्या कह रहे हैं, द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ अदर इज नोन एज कंसिडरेशन। एन एग्रीमेंट इज लीगली एनफोर्सेबल ओनली व्हेन each of the parties to it gives something and gets something। और gives something और gets something को क्या बोलते हैं, quid pro quo होना चाहिए। that is the something given or obtained is the price or the promise and it is called a consideration। हाँ, कुछ exceptions जरूर हैं इस बात के, but generally जो gratuitous promises होते हैं, gratuitous promises मतलब जिनके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता, तो promises without consideration को नाम क्या देते हैं हम, gratuitous promises। जनरली ये क्या होते हैं, ये एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं होते, ये वॉइड माने जाते हैं। हाँ, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। तो बेटा इसके ये जो रूल है, ये रूल कहां से निकल के आया है, सेक्शन 25 से। सेक्शन 25 कहता है जी कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, जितने भी एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन होते हैं वो सारे एग्रीमेंट्स क्या माने जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है जी। देन लास्ट बात आज की हमारी, कंसिडरेशन करते के लिए बेटा वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। मेनली 5 बातें हैं जिसके अंदर आपको याद रखनी होती है। नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो बेटा ए व्यक्ति अगर आपको प्रॉमिस कर रहा है और आप उसके लिए कंसिडरेशन चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कंसिडरेशन आनी चाहिए वो ए की डिजायर पर आनी चाहिए। यानी कि कंसिडरेशन इज समथिंग जो मेरी इच्छा से मेरे लिए किया जाता है। मेरी इच्छा से मेरे लिए किया जाता है मतलब अगर कोई व्यक्ति बेटा कोई वॉलंटरली मेरे लिए कोई काम करता है या किसी और की इच्छा पे मेरे लिए काम करता है, वो क्या नहीं होती है, कंसिडरेशन नहीं होती है। वॉलंटरी मतलब बेटा मैंने नहीं बोला वो करने के लिए। मेरी फैक्ट्री में आग लगी, आसपास के लोग बेटा बुझाने आ गए, मैंने बुलाया नहीं, क्या वो बुझाने के बाद उसके बदले में से कुछ मांग सकते हैं? नहीं, बिकॉज उन्होंने कुछ किया बट कभी मेरे कहने पर नहीं किया, इट वॉज नेवर एट माई डिजायर। और कई बार बेटा मेरी डिजायर पर तो नहीं है, वॉलंटरली भी नहीं किया उन्होंने, किसी और के कहने पर किया है। ये किसी और के कहने के लिए बेटा केस आया था बाय द नेम ऑफ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बेल्डियो। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बेल्डियो केस में हमने देखा था सर हुआ क्या था, एक दुर्गा प्रसाद नाम के बेटा बिल्डर थे, इन्होंने अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पर, जो वहां नए नए आए थे, उस शहर के अंदर एक बैंकेट हॉल बना, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक मॉल बना दिया, और उसके अंदर जो दुकानें थी कुछ बेच दी, कुछ किराए पे चढ़ा दी। और हर दुकान को बेचते समय या किराए पे चढ़ाते समय उन्होंने बायर से या टेनेंट से ये एग्रीमेंट किया कि तुम रेंट और जो सेल कंसिडरेशन है वो तो दोगे ही दोगे, साथ में अपनी यहां से जो सेल होगी उसका एक छोटा सा परसेंटेज मुझे देते रहोगे। सारे दुकानदार बेटा ये कर रहे थे। एक बेल्डियो नाम का दुकानदार आ गया, उसने दुकान किराए पे ली, सेम एग्रीमेंट किया, लेकिन कुछ समय बाद इसने सेल का एक हिस्सा देना बंद कर दिया। और जब इसने देना बंद किया तो बेटा दुर्गा प्रसाद ने इसके अगेंस्ट सूट फाइल किया, और सूट के अंदर बेल्डियो ने कहा कि मैं आपको अपनी सेल का हर साल हर महीने एक हिस्सा देता हूं, बदले में तुम क्या देते हो? मैंने कहा तुम्हारे लिए दुकान बनाई थी ना, मैंने कहा उसका तो किराया दे रहा हूं। और यहां से बेटा एक सवाल उठा, ये जो बैंकेट हॉल बनाया गया और इसके आड़ में आप ये मांग रहे हो कि तुम, मैंने अगर बैंकेट हॉल ना बनाया होता तो तुम चवन्नी ना बेच पाते, इसलिए मुझे हिस्सा दो, क्या ये बैंकेट हॉल बेल्डियो के कहने पर बनाया गया था?
नहीं, नो डाउट इट इज समथिंग विच इज बीइंग डन बाय दुर्गा प्रसाद, बट इट वाज नेवर डन एट द डिजायर ऑफ द बेल्डी। और यहां से बेटा एक इंपॉर्टेंट केस निकल के आया था कि कंसिडरेशन वो होती है जो आपको मिली है, वो नहीं जो आपके कहने पर आपको मिली है। जिस चीज की आपकी इच्छा थी, जो आपकी डिजायर पर आपको मिली है, केवल वो क्या मानी जाती है, कंसिडरेशन मानी जाती है। नंबर 2, बेटा मैं ए हूं, मेरे को बी से कंसिडरेशन आ रही है, वो कंसिडरेशन तब होगी जब मेरी इच्छा पर आएगी। जरूरी है ये मुझे ही आए। क्या मेरी डिजायर पर कंसिडरेशन सी को मिल सकती है? यस, ये जरूरी है कि बेटा प्रॉमिसर के डिजायर पर आए, बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रॉमिसर को ही आए। क्या इसका बेनिफिट किसी और को भी मिल सकता है? यस बेटा, इसका क्लासिक एग्जांपल होता है गारंटी का केस, जहां अगर आप देखें तो बी ए को लोन देता है, ए जाकर सी को कहता है मेरी गारंटी दे दे, और सी जाकर बी को क्या कर देता है, प्रॉमिस कर देता है कि अगर ए पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। बेटा सी के प्रॉमिस के बदले सी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सी के प्रॉमिस के बदले सी के कहने पर बी ने ए को लोन दे दिया। क्या ये सी के लिए कंसिडरेशन है? यस। क्या डिजायर है सी की? डिजायर है बेटा, लेकिन क्या मिल मुझे रहा है? यस। क्या मेरे कहने पर ही ए को मिला है? यस। डिजायर तो मेरी है, लेकिन मेरे कहने पर मुझे नहीं मिला है, मेरे कहने पर किसे मिला है? ए को मिला है। क्या ये भी कंसिडरेशन है? यस। तो बेटा दो बातें जोड़ी हुई हैं। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बट इट नीड नॉट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर पर होना चाहिए, बट प्रोमिसर को ही फायदा मिले ये जरूरी नहीं है। तो दो बातें लिखी हुई हैं। नो नीड ऑफ benefit for promisor. This essential does not require that the consideration must confer some benefit on the promisor. It would be enough if the act or forbearance or promise constituting consideration was done or given at promisor's request. The benefit may accrue to a third party. और बेटा फिर आती है आखिरी बात कि सर मान लीजिए फिर ये ए प्रोमिसर था, ए को बी से कंसिडरेशन मिलती है, ए के डिजायर पे मिलनी चाहिए, ए के कहने पर किसी सी को भी मिल सकती है। जरूरी है बेटा बी से ही मिले। क्या कोई बी की जगह डी भी आकर कंसिडरेशन दे सकता है? जैसे जरूरी नहीं है यहां पर आपको मिले, कोई सी भी हो सकता है, ऐसे जरूरी है यहां पर भी बी से ही आए? क्या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है? यस। और इसके लिए बेटा एक इंपॉर्टेंट केस है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जब तक कंसिडरेशन मिल रही है, ये इररेलेवेंट होता है कौन दे रहा है। प्रोमिसी दे रहा है तो भी कंसिडरेशन है, प्रोमिसी की जगह कोई और व्यक्ति दे रहा है तो भी कंसिडरेशन है। बेटा इसके लिए केस आया था बाय द नेम ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में क्या था बेटा, एक ए नाम की ओल्ड लेडी थी। इस ए नाम की ओल्ड लेडी ने ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, जब ये डेथ होने वाली थी, कि बीमार थी, इन्होंने अपनी डॉटर रमैया को बुलाया और उन्होंने उनको जाके क्या बोला कि मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर रही हूं, लेकिन आप मेरे ब्रदर यानी कि अपने अंकल चिन्नैया से ये प्रॉमिस करिए कि जब तक चिन्नैया जीवित रहेंगे आप मेरी प्रॉपर्टी में से हर मंथ एक फिक्स प्राइस उन्हें देती रहेंगी। और रमैया और चिन्नैया ने बेटा ये एग्रीमेंट कर लिया। कुछ समय बाद बेटा जब एक की तो डेथ हो गई थी, इस रमैया ने चिन्नैया को पैसे देने से मना किया और चिन्नैया ने बेटा केस फाइल कर दिया। केस बना चिन्नैया वर्सेस रमैया का। आर्गुमेंट जो इस रमैया लड़की ने या लेडी ने उठाया वो ये था कि मैंने तो प्रॉमिस किया अंकल को हर महीने पैसे देने के लिए, बदले में उनसे कुछ ना मिला कंसिडरेशन में। और चिन्नैया का ये कहना था कि भले मेरे से ना मिला हो, इस प्रॉमिस के बदले तुम्हें तुम्हारी मदर से क्या मिली थी, प्रॉपर्टी मिली थी। उसने कहा वो तो मदर से मिली थी ना, तुमने क्या दिया। और यहां से बेटा सवाल उठता है कि जरूरी है कि सी ही कंसिडरेशन दे, क्या सी के बदले ए भी दे सकता है? यस। तो हमने कहा जी इसके लिए पॉइंट आता है कंसिडरेशन में कम फ्रॉम प्रोमिसी or any other person as long as there is a consideration for a promise, it is immaterial who has furnished it. It may move from the promisee or from any other person. This means that even a stranger to a consideration can sue on a contract. तो क्या इस केस में बेटा C stranger to consideration है? Yes, क्योंकि consideration कहां से आई है? A से। लेकिन क्योंकि ये क्या है, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ हुआ है, भले ही ये क्या है कंसिडरेशन नहीं दे रहा, तब भी ये क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। तो दो पॉइंट बेटा याद रखने वाले हैं। इट शुड कम एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर,
प्रॉमिसर को खुद मिले जरूरी नहीं है, प्रॉमिसी से आए ये भी जरूरी नहीं है। फिर छोटी छोटी बातें, कंसिडरेशन एक्ट भी हो सकता है, कंसिडरेशन एब्स्टिनेंस हो सकता है। बेटा कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, पास्ट में किसी ने आपके लिए कुछ किया, उसी समय कुछ किया, या फ्यूचर में कुछ करने का क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। तो इट कैन बी पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और इवन फ्यूचर। फ्यूचर कंसिडरेशन जनरली किस फॉर्म में होती है, प्रॉमिस के फॉर्म में, तो जनरली ये प्रॉमिस भी हो सकता है। इसी को बेटा दूसरी भाषा में क्या लिखा है, एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है और एग्जीक्यूटरी भी। सामने वाले ने आपको सामान दे दिया, वो एग्जीक्यूटेड है, उसने भी सामान देने का प्रॉमिस किया, एग्जीक्यूटरी है। दो बातें याद रखने वाले बेटा। विद दैट कंसिडरेशन का मेन पार्ट खत्म। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू बट इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। तो यस बेटा कंसिडरेशन कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको वैल्यू दी जा सके, पैसों के टर्म्स में मापा जा सके, लेकिन वो आपके किए हुए काम के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन अदर वर्ड्स कंसिडरेशन मे बी इनएडिक्वेट। तो मैंने एक गाड़ी बेची बेटा, वैसे वो 10 की थी लेकिन मैंने 8 की बेच दी, क्या इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा? नहीं, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट आपको ये बांध नहीं रहा कि इस चीज को इतने में बेचो, आपकी चीज है, आप जितने मर्जी बेचो, कंसिडरेशन आप तय करोगे। लेकिन अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और जिस पार्टी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है वो कोर्ट में जाकर ये कह देती है कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तब बेटा आफत आ जाएगी। क्योंकि कम पैसा मिलना इस बात का इंडिकेशन होता है कि हां इसकी कोई मजबूरी रही होगी, इसके सर पर कोई बंदूक रही होगी, इसके ऊपर अनड्यू प्रेशर रहा होगा। तो बेटा जब तक पार्टीज का कंसेंट फ्री है तब तक कंसिडरेशन का कम होना कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को इंपैक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही कोई पार्टी अलेज कर दे, कोई पार्टी क्या जिसको पैसे कम मिले वो अलेज कर दे कि मेरा कंसेंट क्या नहीं था, फ्री नहीं था, ऐसे केस में इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का कम होना, उसमें कमी होना, कोर्ट में ये एविडेंस माना जाता है कि हाँ कंसेंट क्या नहीं है, फ्री नहीं है। और इसके लिए बेटा आपके पास टॉपिक कौन सा आता है, सेक्शन 25 की एक्सप्लेनेशन 2। ये कई बार पेपर में लाइन आ जाती है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, एक्सप्लेन। तो हमने क्या लिखेंगे, लॉ लीव्स द पीपल फ्री टू मेक देयर ओन बार्गेन्स। आपको पूरा खुली छूट मिली हुई है, आप अपने हिसाब से अपने प्राइस तय करें। Inadequacy of consideration is no bar to a valid contract unless it is an evidence of unfree consent. If consideration is shockingly less and the other party alleges that his consent was not free, then this inadequate consideration can be taken as an evidence in support of this allegation. Language देखें बेटा exact. An agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of promisor was freely given. तो ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है कि जनरली तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सवाल उठ गया कि कंसेंट फ्री है कि नहीं तो कम कंसिडरेशन नुकसान पहुंचाएगी। उस केस में क्या साबित हो जाएगा कि शायद कंसेंट फ्री नहीं है। और लास्ट बात, consideration should not be a performance of something which other person is legally bound to do. बेटा कंसिडरेशन सामने वाला जो आपके लिए कुछ कर रहा है, ये कुछ वो नहीं होना चाहिए जो वैसे भी उसने करना ही था, जो वैसे भी उसकी ड्यूटी थी करना। तो अगर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वो अपनी ड्यूटी करने को अपने आपके लिए क्या नहीं बना सकता, कंसिडरेशन। जब मैंने आपको बेटा वो शिप वाला एग्जांपल लिया था कि एक शिप डूबने वाली थी, उसका जो कैप्टन था उसने वहां के सारे स्टाफ को कहा कि तुम भागो मत, जो यहां खड़ा रह जाएगा, जो भाग गए हैं उनकी सैलरी भी मैं उन्हें दे दूंगा। 8-10 लोग लास्ट तक खड़े रहे और बाद में उसने बाकी लोगों की सैलरी उन्हें देने से मना कर दिया, ये कहकर कि जो तुमने किया वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, तुम्हें हम घुमाने थोड़ा ना ले गए थे शिप के ऊपर, तुम्हारा काम ही क्या था, शिप के ऊपर बना रहना। तो अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए को आप कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। तो एक पुलिस वाले को आपने रिक्वेस्ट किया कि हमारे मेरे घर में चोरी होने की आशंका है, इसके अंदर इसकी सेफ्टी करो। बेटा पुलिस वालों ने अपनी 2 वैन आपके घर के बाहर लगा दी, इसके वो पैसे मांग सकते हैं आपसे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ड्यूटी पूरी करने कभी क्या नहीं होती है कंसिडर। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर आपके लिए कुछ करे तब बेटा वो कंसिडरेशन है। जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा एक फायर ब्रिगेड के एम्प्लॉय ने, जहां उसका सीनियर कह रहा था कि नहीं आग बहुत भड़क गई है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उसने एक वहां खड़े हुए व्यक्ति के कहने पर कि मेरा बच्चा अंदर है बेटा, वो जाकर ले आया।
क्या इसको कंसिडरेशन माना जा सकता है? यस, बिकॉज अब वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था, वो अपनी ड्यूटी जो उसको ना करने के लिए, जो उसको बिल्कुल बाउंड नहीं था वो करने के लिए, वो उससे आगे बढ़ा, उसने आपके लिए कुछ किया, क्या ये कंसिडरेशन है? यस। तो बेटा कंसिडरेशन में एक बात और ध्यान रखनी है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग विच अदर पर्सन इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू डू। कंसिडरेशन वो काम नहीं हो सकता जो एक व्यक्ति ने वैसे ही करना था। और लास्ट बात, कंसिडरेशन बेटा रियल होनी चाहिए। रियल मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट हम आगे करेंगे। तो कंसिडरेशन रियल मतलब एक्चुअल में वो काम हो सकना चाहिए, लीगली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। तो बेटा टोटल हमने इसके ऊपर 9 पॉइंट कवर कर लिए। इन 9 पॉइंट के बेसिस के ऊपर बेटा एक डेफिनेशन बनी हुई है। अब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी, सारे पॉइंट इसमें से निकाले हैं। क्या लिखा है इन्होंने? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called a consideration for a promise। तो कितनी बातें बता दी बेटा। when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, promisee से भी आ सकती है, किसी other person से भी, has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstain from doing। पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है, एक्ट हो सकती है, एब्स्टिनेंस हो सकती है, प्रॉमिस हो सकती है। सच एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसीडरेशन फॉर। तो बड़ा एक लंबी डेफिनेशन है लेकिन काफी कुछ बता जाती है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसर एंड द पर्सन हैज डन और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called a consideration for a promise। ठीक है जी। इसका बेटा हमारा जो कंसिडरेशन है उसका 2 क्लॉज डी कंप्लीट हो गया, उसके एसेंशियल्स कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर में वैसे 2 टॉपिक और हैं। एक हमने कवर करना है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमने इसमें टॉपिक कवर करना है बेटा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। ये 2 टॉपिक है बेटा, दोनों में से 7-7 नंबर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल बता दीजिए, उसके एक्सेप्शंस, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल और उसके एक्सेप्शंस। ठीक है जी, ये बेटा नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।